स्टोरी का नेम है द डेविल्स इनोसेंट वाइफ। हमने पिछला एपिसोड में देखा और सुना था। रानी उसे कहती है रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है राहुल। राहुल उसे कहता है यही सो जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हें हक करके सोना है, तुम्हारे पास रहना है, तुम्हें महसूस करना है। अब आगे चैप्टर शुरू। चैप्टर 31 राहुल का लव कन्फेशन। रानी उसे कहती है राहुल प्लीज़। राहुल उसे कहता है प्लीज़ क्या, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी इस वक्त किसी अपने की। आज जो बेचैनी महसूस हो रही है वो लास्ट टाइम उस दिन महसूस हुई थी जब नानू की डेथ हुई थी। तब भी किसी को हक करके सोना चाहता था, किसी को हक करके रोना चाहता था। जिम्मी तो खुद नानू की डेथ से डिस्टर्ब था। उस दिन मेरे साथ नहीं थी तुम, पर आज तुम हो मेरे साथ, जिससे अपना दुख बांट सकता हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करूँगा, बस तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ मैं। रानी राहुल को कहती है राहुल मुझे जाने दीजिए। राहुल उसकी गोद से अपना सर हटाता है और उसको बोलता है क्यों जाना है तुम्हें, मेरे साथ नहीं रह सकती तुम हमेशा। रानी बिस्तर से उठ जाती है। रानी राहुल को कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। राहुल उसको कहता है क्यों नहीं कर सकती हो, हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को हक करके सोना। तुम्हें मेरे साथ कंफर्ट फील नहीं होता है। रानी उसे कहती है होता है कंफर्ट फील, पर ऐसे रोज रोज साथ में कैसे सो सकते हैं हम। राहुल उसे कहता है पहले भी तो 1 महीना हम इसी रूम में रहते थे साथ में, कितनी बार एक बेड पर सोए हैं हम। रानी उसे कहती है पहले की बात अलग थी, अब अलग है। पहले मैं आपकी केयरटेकर थी, मुझे सोना पड़ता था आपके साथ, अब आपके साथ सोऊंगी तो गलत है ये। राहुल उसे कहता है क्यों नहीं सो सकते हम साथ, क्या गलत है इसमें। रानी उसे कहती है क्योंकि आप लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ। किसी ने हमें साथ देख लिए तो सभी को यही लगेगा मैं आपको यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको फंसाने की कोशिश कर रही हूँ आपके पैसों के लिए। क्योंकि इतनी रात को आई तो आपके रूम में मैं ही थी ना, लोग नहीं समझेंगे कि हम बस दोस्त हैं। राहुल उसे पूछता है लोगों की छोड़ो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है, क्या तुम्हारी नज़रों में भी हम बस दोस्त हैं। रानी हाँ में सर हिलाती है। राहुल रानी के पास आकर उसे कहता है ये जो हमारे बीच में जो कुछ भी है वो बस दोस्ती है, दोस्तों के बीच में होता है ये सब। दोस्त एक दूसरे को टाइट हक करके सोते हैं, दोस्त एक दूसरे को किस करते हैं, दोस्त के लिए फील करते हो आप वो सब जो हम फील करते हैं एक दूसरे के लिए। अपने सभी दोस्तों के लिए तुम अपना दुपट्टा छोड़ कर जाती हो ताकि अगर उन्हें तुम्हारी याद आए तो उस दुपट्टे में वो तुम्हें महसूस कर सके। तुम्हें क्या लगता है और कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है मेरी तुम्हारे अलावा, उनके साथ भी मैं ऐसे ही रहता हूँ जैसे तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम अपने सारे दोस्तों को अपनी गोद कर सर रख कर सोने देती हो, मैंने जब तुम्हें किस किया था तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ था, तब भी तुम्हें यही लगा था हम बस दोस्त हैं। रानी दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती हैं। रानी राहुल को कहती है आप किसी और से प्यार करते हैं राहुल, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जब आप उसको अपने दिल की बात बता देंगे। हमारा साथ रहना चीटिंग है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती हूँ। राहुल उसके चेहरे को अपनी ओर करता है। राहुल रानी के आंखों में देखकर कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया उस औरत के लिए, उनसे मैं इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को धोखा दिया था, उनके साथ रिश्ते में रहकर भी वो किसी और औरत के साथ भी रिश्ते में थे, उनके साथ चीटिंग कर रहे थे। जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, तुम्हें ऐसा कैसा लग सकता है कि मैं वो चीज़ करूँगा कभी। तुम बताओ मैं किससे प्यार करता हूँ, मेरी आंखों में तुम्हें किसके लिए प्यार दिखता है, कौन है वो पागल लड़की, कौन है वो लड़की जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, कौन है वो पागल लड़की जिसके साथ हर रात को मैं छत पर खड़े होकर अनु देखना चाहता हूँ। अनु को देखकर मुझे किसकी याद आती होगी। क्यों तुम्हारे जाने के बाद आज भी तुम्हारे दुपट्टे को अपने पास लेकर सोता ही मैं, क्यों हमेशा तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ मैं, क्यों आज अपनी सारी नफरत को एक साइड करके तुम्हें चुनकर मैंने उस औरत की मदद की, क्योंकि तुमने कहा था मुझे तुम में से या अपनी नफरत में से किसी एक को चुनना है, और तुम्हें पता है मैंने किसे चुना था। तुमने सही कहा था, मेरी वो पागल लड़की बिल्कुल समझदार नहीं है, मेरे हिंट्स कभी नहीं समझेगी वो। रानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो राहुल को कहती है आपने कहा था आप किसी और से प्यार करते हो, आपने झूठ कहा था मुझसे, इतने दिन आप मुझे तंग कर रहे थे, आप मुझे बता सकते थे कि आप मुझसे। राहुल उसके आंसू पोंछकर उसे डांटते हुए कहता है बिना बोले समझ नहीं सकती क्या तुम सच में पागल हो। सही कहता हूँ मैं तुम्हें पागल लड़की, तुम्हें ऐसा कैसा लग सकता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं ऐसा था क्या जैसा आज हूँ, मुझे ऐसा किसने बनाया है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की है जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ, और तुम्हें पता है वो पागल लड़की कौन है। तुम वो पहली लड़की हो क्या जिसकी मैं इतनी फिक्र करता हूँ, जिसका होना या ना होने से मुझे फ़र्क पड़ता है, जिससे दूर जाने का मेरा दिल नहीं करता है।
ना ही मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ कभी भी। मुझे बस तुम संभाल सकती हो। मेरे गुस्से को शांत करने का टैलेंट सिर्फ तुम में है। जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर अपने सारे दुख भूल जाऊं। तुमने मुझसे सवाल किया था ना मैंने तुम्हें किस क्यों किया था, तो सुनो क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता था, खुद को रोक नहीं पाया था मैं तुम्हें किस करने से। जब भी तुम्हारे इन गुलाबी होठों को देखता हूँ मैं मेरा मन इनको बस अपना बनाने का करता है। 4 दिन मेरे साथ नहीं थी तुम्हें नहीं पता मेरा क्या हाल हो गया था, सिर्फ जिंदा था और कुछ भी नहीं बचा था मुझमें। तुम्हारे साथ रहने से मैं खुश रहने लगा हूँ। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। सोचा था तुम्हें किसी अच्छे तरीके से रोमांटिक माहौल में प्रोपोज करूंगा, सारी अरेंजमेंट भी करवा ली थी मैंने, पर अगर तुम्हें मेरे मुंह से ही सुनना है तो ठीक है। राहुल अपनी माँ के कंगन निकलता है कबर्ड से। राहुल रानी को कहता है, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा बनके रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं करता हूँ। कोई और लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो। अभी से नहीं पिछले 1 महीने से ही मैं तुम्हारे बारे में ये सब फील करने लगा था। आई लव यू किया। अब तुम बताओ क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रानी उसकी बातों को सुनकर बेड पर बैठ जाती है। वो अपने मुंह कर अपने हाथ रख लेती है। उसे बहुत खुशी हो रही थी पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपनी फीलिंग को। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। उसके दिल को कहीं न कहीं यकीन था कि राहुल उससे प्यार करता है, पर अपने और राहुल के बीच के पैसों के स्टेटस को देखकर वो ये मानना नहीं चाह रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था राहुल उसको ऐसे अचानक प्रपोज कर देगा। राहुल को लगता है रानी को पसंद नहीं आया उसे प्रपोज करना। राहुल घबरा कर रानी को कहता है, क्या आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम भी मुझे पसंद हो तो मैंने बोल दिया तुम्हें ये सब। प्लीज़ तुम मुझसे नाराज नहीं होना, मैंने ऐसे ही तुम्हें प्रपोज कर दिया था। रानी खड़ी हो जाती है, वो उसे कहती है राहुल। राहुल उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझे मना करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर खुश हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। रानी उसको कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, राहुल मेरी बात तो सुन। राहुल उसकी बात को पूरा सुनने से पहले ही कहता है, सॉरी, फिर कभी ये बात मैं नहीं कहूँगा। मुझे समझ जाना चाहिए था, तुम मुझे क्यों प्यार करोगी, मुझ जैसे इंसान से कोई क्यों प्यार करेगा। रानी राहुल का मुंह बंद कर देती है, अपनी उंगली को उसके होठों पर रखकर। रानी राहुल को डांटते हुए जोर से कहती है, राहुल, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप। मैंने सुनी ना आपकी पूरी बात, अब मेरी बात तो सुनो। ऐसे कैसे आपको लग गया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मुझे देखकर पता नहीं चलता क्या आपको मैं क्या फील करती हूँ आपके लिए। जिस दिन आपने मुझे पहली बार किस किया था छत पर और मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा उसके बदले में, तभी क्यों नहीं समझ गया आप मेरे दिल में क्या है। क्यों रोका था मैंने उस दिन आपको आपका हाथ पकड़कर। मैं तो नहीं बता सकती थी आपको अपनी फीलिंग्स, पर आपको क्या चीज़ रोक रही थी मुझे आपकी फीलिंग्स बताने के लिए। केशव भी समझ गया मैं क्या महसूस करती हूँ आपके लिए, आप क्यों नहीं समझे। इतनी रात को यहाँ आपके साथ क्या कर रही हूँ मैं। ऐसे तो मेरे मन की सारी बातें जान लेते हो आप। मुझे किस कर सकते हो, हक कर सकते हो, पर मुझे आई लव यू नहीं कह सकते आप। जब से पता चला आप किसी और से प्यार करते हो तब से भगवान को ये कह रही थी कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हूँ, इस राक्षस का प्यार मैं क्यों नहीं हूँ। फिर भी आपको मेरे मुंह से सुना है तो ठीक है। हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू टू राहुल। राहुल उसको हक कर लेता है। राहुल उसकी डांटते हुए कहता है, ये बात पहले नहीं कह सकती थी तुम, मुझे डरा दिया। अब ये बताओ शादी करोगी मुझसे। रानी उससे अलग होके उसको कहती है, आपका तो शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था ना, अब क्या हुआ, अपने इरादे कैसे बदल दिए आपने। राहुल उसको कहता है, अब है मेरे इरादे, तुम्हें देखकर सब भूल गया मैं। इतनी खूबसूरत वाइफ होगी तो अपने सारे इरादे भूलने के लिए तैयार हूँ मैं। रानी उसको पूछती है, मेरा जीना मुश्किल तो नहीं करोगे ना शादी के बाद। राहुल उसे अपनी माँ के कंगन पहनते हुए कहता है, बस तुम मुझे राक्षस नहीं बुलाना किसी और के सामने। राहुल अपने माथे से माथे को टच करके रानी को कहता है, तुमने सही कहा था, आसान है आई लव यू कहना, आई लव यू किया। रानी उसको कहती है, आई लव यू टू राहुल। राहुल रानी से पूछता है, अब तो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर सकता हूँ ना मैं, उसको प्रोपोज भी कर दिया मैंने, जैसा सोचा था वैसा नहीं किया मैंने उसे प्रोपोज, बट उम्मीद तो अभी भी यही है वो मुझे मना नहीं करेगी किसी भी बात के लिए, कर सकता हूँ ना अब तुम्हें किस। रानी शर्मा कर नजरें झुका लेती है। वो मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाती है। राहुल प्यार से उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लेता है। रानी अपने दोनों हाथ को राहुल के गले में डाल लेती है। आज रानी भी उसको किस कर रही थी। दोनों को ही इस वक्त बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था।
उनके लिए समय रुक गया था। दुनिया में दोनों के अलावा कोई और नहीं था और वे केवल एक दूसरे के लिए मौजूद थे। आज का ये डीप किस उन दोनों के दिलों को एक साथ बांध रहा था, जिसे खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। रानी बाहर जाने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी राहुल से। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। राहुल उसको गोद में उठाकर उसको कहता है, तुम एक छोटे से किस में इतना शर्मा रही थी, तुम्हें लगता है क्या मैं एक किस में तुम्हें जाने दूंगा? इतनी आसानी से नहीं, अभी तो बहुत कुछ करूंगा मैं, तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाऊंगा। तब क्या करोगी तुम? तब कहाँ जाओगी मुझसे दूर? आना तो तुम्हें अपने राहुल के पास ही है। रानी राहुल को कहती है। राहुल, शादी से पहले नहीं। गलत होता है शादी से पहले कुछ भी करना, ये सब शादी के बाद के लिए होता है। राहुल उसको बेड पर लेटाकर कहता है, कुछ भी गलत नहीं होता। सोसाइटी ने फालतू रूल बना रखे हैं बस लड़कियों के लिए। अभी अभी प्यार का इजहार हुआ है हमारा, एक शादी से पहले का हनीमून तो बनता है। तुम्हें हमारे सुहागरात की प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तुम भी होश में हो, मैं भी होश में हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, हम किसी और दिन ये सब करेंगे। तुम्हें उस दिन नाराज कर दिया था मैंने, कितनी दुखी हो गई थी तुम उस दिन जब मैंने तुम्हें माना किया था। आज तुम्हें बिल्कुल डिसपॉइंट नहीं करूंगा मैं। मुझे भी उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था तुम्हें माना करके, उस दिन की सारी नाराजगी आज रात खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारी। रानी उसको कहती है, प्लीज़ राहुल, शादी के बाद आपकी सारी बात मान लूंगी मैं। समझने की कोशिश कीजिए, केशव और जगन सर घर में ही है, उनको नहीं पता हम साथ हैं। कल उनको अगर पता चलेगा हम दोनों पूरी रात साथ थे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? केशव मुझसे नाराज हो जाएगा अगर मैंने उसे आपके बारे में सबसे पहले नहीं बताया तो। उसको कितना बुरा लगेगा, उसे किसी और तरह से पता चला तो। मैं उससे कोई बात नहीं छुपाती हूँ, पहले केशव को बता देते हैं फिर। राहुल रानी के मुंह पर अपनी उंगली रखकर उसको कहता है, सब लोगों को पता था हमारे बारे में, पर हम ही एक दूसरे को कुछ भी कह नहीं पाते थे। तुम चिंता नहीं करो, कल तो वैसे भी केशव को पता चल ही जाएगा, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। राहुल उसके मुंह से अपनी उंगली हटाकर उससे पूछता है, मुझसे प्यार करती हो ना तुम? रानी हाँ में सर हिलाती है। राहुल उसको कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करती हो क्या तुम? रानी फिर से हाँ में सर हिलाती है। राहुल उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, वाइफ मान चुका हूं मैं तुम्हें अपनी। जो अब होगा वो शादी से पहले हो शादी के बाद हो, क्या फर्क पड़ता है? होगा तो हमारे बीच में ही ना, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो तैयार हो ना तुम? रानी कुछ भी नहीं कहती है। राहुल बैठ जाता है। वो उसे कहता है, लगता है तुम्हें मुझ पर अभी तक ट्रस्ट नहीं हुआ है। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब, जिस दिन ट्रस्ट हो तब बता देना, शादी भी उसी दिन कर लेंगे। इतना तुम्हारा इंतज़ार कर लिया मैंने और कर लूंगा। तुमने सही कहा था। जिम्मी और केशव क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर हम एक साथ एक रूम में रहेंगे तो? तुम उनको थोड़ी ना कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई गलत नियत नहीं रखता हूँ मैं। या फिर तुम्हें यही लगता है मैं तुम पर खराब नज़र रखता हूँ? रानी राहुल का हाथ पकड़ती है। राहुल अपना हाथ हटाकर उसको कहता है, तुम अपने रूम में जा सकती हो। बिना शादी के हमें एक रूम में भी नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी नज़रों में तो बिना शादी के गलत है ना ये सब। तुम्हें तो ये लग रहा होगा मैं अगर तुम्हारे साथ शादी से पहले कुछ कर लूंगा तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम्हें यूज़ करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। इन 2 महीनों में तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है तो शायद तुम्हें फिर से सोचना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। सॉरी, पर बिना ट्रस्ट के प्यार नहीं होता है। चैप्टर 32 राक्षस से प्यार किया है तुमने? राहुल की बातों से साफ पता चल रहा था वो रानी की वजह से नाराज हो गया था। उसको पसंद नहीं आया था रानी को उसको मना करना। रानी बैठकर राहुल का हाथ कस पकड़ लेती है। रानी राहुल को कहती है, आप जो कहोगे वो कर लूंगी मैं, मुझे है आप पर ट्रस्ट। मैं तैयार हूँ। राहुल उससे पूछता है, तुम सच में तैयार हो शादी से पहले मेरे साथ ये सब करने के लिए? रानी हाँ में सर हिलाती है। वो राहुल के शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे ये सब करते हुए। वो बस राहुल को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने राहुल को कह तो दिया था वो तैयार है, पर उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था जो भी आगे होने वाला था। उसे राहुल पर पूरा ट्रस्ट था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, पर वो मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी राहुल के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। ये सब उसे बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा था। रानी के कांपते हाथों को देखकर राहुल रानी का हाथ पकड़ लेता है। राहुल उसे कहता है, लास्ट बार सोच लो, तुम थोड़ा भी आगे बढ़ी तो फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। हो सकता है कल तुम्हें रिग्रेट फील हो, मेरे करीब आकर पछतावा हो तुम्हें अपने इस डिसीजन पर। रानी उसे कहती है, आपके करीब रहने पर मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं होता है। कभी न कभी तो होना ही था ये हमारे बीच, तो आज सही। राहुल रानी के माथे पर किस करके उसको बेड पर लेटा देता है। राहुल रानी का दुपट्टा हटाने लगता है। रानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
उसने अब सब कुछ राहुल पर छोड़ दिया था। रानी को देखकर राहुल मुस्कुराकर अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्या होगा इसका, पागल है पूरी। राहुल रानी के दुपट्टे को सही करके उसके बगल में लेट जाता है। जब रानी को कुछ भी महसूस नहीं होता तो रानी राहुल की तरफ देखती है, जो कि आराम से उसके बगल में लेटा हुआ अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। रानी राहुल को कहती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? राहुल अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए रानी को कहता है, मैं कुछ भी कहकर तुम्हें मैनिपुलेट करूंगा तो क्या तुम मेरी सारी बात मान लोगी? तुम्हारा कंसर्न भी मैटर करता है इस रिश्ते में। तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता मैं। अभी तो बस मजाक करने का, तुम्हें तंग करने का मूड हो गया था मेरा। तुम्हें मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है। पहले शादी करेंगे फिर कुछ सोचेंगे। रानी उसको कहती है, पर आप तो चाहते हो ना, तो मैं भी तैयार हूँ। राहुल रानी के होठों पर प्यारी सी किस करके उसको कहता है, मेरे मन के मुताबिक चलते न तो हमारे बीच उसी दिन सब कुछ हो चुका होता जिस दिन मुझे मेरे प्यार का एहसास हुआ था, या उस दिन हो जाता जिस दिन तुम नशे में थी, या उस दिन हो जाता जब हमारा फर्स्ट किस हुआ था। इतने संस्कार हैं मुझ में भी, मन तो आज भी मेरा पूरा है, पर तुम नहीं चाहती तो शादी से पहले नहीं करेंगे कुछ भी, और ये ही आखिरी फैसला है। राहुल रानी के हाथ को कसकर पकड़कर उसको अपने पास खींच लेता है। राहुल रानी की आंखों में देखकर कहता है, पर अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूं मैं, बहुत रह लिया तुमसे दूर, सिर्फ तुम्हारा दुपट्टा काफ़ी नहीं है मेरे लिए। मुझे मेरी रानी चाहिए, तुम्हें हक करके ही सोना है अब मुझे हमेशा। रानी उसके सीने पर अपना सर रख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज उसे अपनी पसंद पर बिल्कुल डाउट नहीं हो रहा था। राहुल रानी के सर को सहलाते हुए कहता है, कल केशव को हमारे बारे में बता देंगे, उसका हक पहले बनता है तुम पर, उनसे परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी शादी के लिए। तुम्हारा बड़ा भाई है ना वो? रानी उसे कहती है, मैं ही बात दूंगी। रानी को राहुल की कही बात याद आती है। वो उसको घूर के देखते हुए कहती है, आप भी उसकी साइड हो रहे हो? उसको नहीं पता, आपने भी उसकी बात मान ली। मैं उससे बड़ी हूँ, वो छोटा है। राहुल उसको हंसते हुए कहता है, ठीक है मान लिया, तुम ही उसकी बड़ी बहन हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। केशव की दीदी अब जल्दी से सो जाओ, नहीं तो मैं अपने इरादे बदल लूंगा। वैसे भी तुम्हें इतना पास देखकर अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। फुल हनीमून नहीं तो मिनी हनीमून तो माना ही सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम्हें पता है ना किस राक्षस से प्यार किया है तुमने। रानी जल्दी से उसे गुड नाइट कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और राहुल को हक करके सो जाती है। राहुल को भी आज बहुत जल्दी नींद आ गई थी। उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए उसके पास था अब। अगले दिन रानी अभी भी सो रही थी। राहुल उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसके जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आज पूरी हो है थी। हर सुबह ऐस बड़ी ई क्यों नहीं हो सकती। बैकग्राउंड म्यूजिक। धीरे धीरे रानी अपनी आंखें खोलती है। उठते ही उसे सबसे पहले राहुल का चेहरा देखता है। राहुल उसके माथे आप किस करके उसको कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। रानी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश करके उससे पूछती है, कब से देख रहे हो आप मुझे? राहुल रानी के उसे कहता है, नहीं पता, बस तुमसे नज़र नहीं हट रही थी मेरी। रानी राहुल के फ़ोन में टाइम देखती है। वो बेड से उठते हुए राहुल को कहती है, मुझे भी उठा देते, कितनी लेट हो गई है। रानी बाहर जाने लगती है पर राहुल रानी का हाथ पकड़ लेता है। रानी अपने हाथ की तरफ देखती है और राहुल से कहती है, राहुल मुझे मेरे रूम में जाना है, अब तो 7 बज गए हैं, जगन सर उठने ही वाले होंगे। राहुल उसको कहता है, क्यों जा रही हो, इसी रूम में शिफ्ट हो जाओ ना, तुम्हें और देखने का मन कर रहा है। रानी उसको कहती है, मुझे देखकर क्या करोगी, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? मुझे भी क्लिनिक जाना है। हाथ छोड़ो मेरा। राहुल रानी के हाथ पर किस करके कहता है, कभी नहीं। राहुल किसी का भी हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता है। रानी उसको कहती है, प्लीज़ राहुल 7 बज गए हैं, हमें और भी तो काम करने हैं। पहले फ्रेश होना है, फिर खाना बनाना है, एक दूसरे को देखने से पेट थोड़ी ना भरेगा सभी का। आहना उसको प्यार से कहता है, मेरा तो भर जाएगा तुम्हें देखकर। रानी को हंसी आने लगती है राहुल की बात सुनकर। वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहती है, आपका पेट भर जाएगा पर मेरे भाई और आपके बेस्ट फ्रेंड का तो नहीं भरेगा, उनको तो खाने से ही अपना पेट भरना पड़ेगा ना। इसीलिए आपकी होने वाली वाइफ आपको ऑर्डर दे रही है कि अपनी वाइफ का हाथ छोड़िए और अपना डेली रूटीन फॉलो करिए। राहुल धीरे से रानी का हाथ छोड़ देता है। वो उसको कहता है, मेरी होने वाली वाइफ अपनी पावर का महसूस कर रही है। उसको पता है उसका हस्बैंड उसकी सारी बात मान लेता है और वो उसको माना नहीं कर सकता है। रानी राहुल के गाल पर किस करके उसको कहती है, अभी तो बहुत कुछ करवाना है मुझे आपसे, पहले आप हमारे पौधों में पानी डालकर आइए, मुरझा जाएंगे वो। रानी फिर बाहर चली जाती है। राहुल बेड से खड़ा होके कहता है, राहुल लग जा काम पर, जिम्मी ने ठीक कहा था, अब तो मुझे रानी ही ठीक करेगी।
कुछ देर बाद रानी फ्रेश होकर राहुल और जिम्मी के लिए कॉफ़ी बनाती है और इन दोनों को दे देती है। फिर रानी केशव के रूम में जाती है, उसको खाली पेट की दवाई देती है। आज केशव के सर की पट्टी चेंज करनी थी, रानी उसके सर की पट्टी चेंज कर रही थी। वो सोच रही थी केशव को कैसे बताए राहुल के बारे में। वो कैसा रिएक्ट करेगा, खुश होगा या गुस्सा होगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। केशव रानी से पूछता है, मुझे कब बताने वाली है तू? रानी उसके सर पर दवाई लगाते हुए उससे पूछती है, कौन सी बात? केशव उसे कहता है, यही कि राहुल सर को सर बोलना है या जीजू बोलना है अब से। रानी खुश होकर उससे पूछती है, मेरे मन की बात कैसे जान लेता है तू हमेशा? केशव उसे कहता हूँ, क्योंकि तेरे चेहरे पर दिख रहा है सब कुछ। ये जो इतनी बड़ी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर घूम रही है तू कैसे पता नहीं चाहेगा? मैंने तो पहले ही कहा था तू ही है वो लड़की, तू ही पागल, कभी समझना नहीं चाहती थी। रानी उसके सर पर नई पट्टी बंधते हुए उसे कहती हैं, हाँ ठीक है, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता था राहुल मुझसे ही प्यार करते हैं। वो तो बस मैं तुझे सिंगल फील नहीं करवाना चाहती थी। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर वो चारों बैठे थे। जिम्मी रानी को कहता है, कंगन अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथों में रानी भाभी। रानी कुछ भी नहीं कहती और बस खाना खाती रहती है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जिम्मी राहुल से पूछता है, तो अब भाभी हमारे साथ परमानेंट है ना? राहुल हाँ में जवाब देता है। केशव रानी से पूछता है, तो तू मेरे साथ नहीं रहेगी हमारे नए घर में? रानी राहुल की तरफ देखने लगती है। राहुल केशव को कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है कहीं भी रहे, हमारी शादी की बात तुम भी यहीं रहना, अब तो तुम्हारी बहन का घर भी है ये। जिम्मी राहुल से पूछता है, कब कर रहे हो शादी तुम दोनों? केशव जिम्मी से पूछता हूँ, कौन सी शादी सर, मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, ये तो बच्ची है अभी, इसे क्या अपने भले बुरे के बारे में पता है? बोल दिया राहुल सर को, हाँ, इसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक बस मुझे है, इसे भी नहीं है। मैंने इसके लिए एक लड़का पहले ही देख रहा है, मैं इसकी शादी उसके साथ ही करवाऊंगा। राहुल उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो केशव को कहता है, केशव तुम ये क्या कह रहे हो, तुम किया की शादी ज़बरदस्ती कैसे करवा सकते हो? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। केशव उसे कहता है, ऐसे कैसे इसने प्यार कर लिया, मुझसे पूछकर थोड़ी ना प्यार किया था इसने। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि आप दोनों शादी करने वाले हो, मैं नहीं करवाऊंगा आप दोनों की शादी। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसको तो शर्म आ रही होगी मुझसे बात करने में, कम से कम आपको तो मेरी परमिशन लेनी चाहिए रही ना मेरी बहन से शादी के बारे में सोचने से पहले। राहुल उसे कहता है, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, किया ने कहा था वो तुमसे बात करेगी, मुझे लगा इसने तुमसे बात कर ली। राहुल रानी से कहता है, क्या तुमने केशव से बात नहीं की थी क्या? रानी ना में सर हिलाकर केशव की तरफ देखती है, उसको देखते ही उसको हंसी आने लगता हुआ वो हंसने लगती है। राहुल उसे कहता है, ऐसे क्या हंस रही हो, बात करो केशव से, ये तुम्हारी शादी किसी और से करवाने की बात कर रहा है, तुम हंस रही हो। केशव रानी को कहता है, क्या किया थोड़ी देर हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती क्या तू अपनी, कितना अच्छा नाटक कर रहा था मैं। रानी उसे कहती है, मुझे भी आज इनका ऐसा रिएक्शन देखकर मजा आ रहा था, बहुत तंग किया है इन्होंने मुझे, थोड़े मजे तो मैं भी देख सकती हूँ इनके। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। जिम्मी राहुल को कहता है, ज़्यादा मत सोच, केशव मजाक कर रहा था तेरे साथ, उसे तेरी और रानी की शादी से कोई एतराज नहीं है। राहुल चैन की सांस लेकर केशव से पूछता है, केशव तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है ना मेरी और किया की शादी से? तुम नहीं करवा रहे ना किया की शादी किसी और के साथ? केशव उसे कहता है, मुझे क्या समस्या होगी जीजू, मैं कोई वो फिल्म वाला बड़ा भाई नहीं हूँ जो अपनी छोटी बहन के प्यार का दुश्मन है, और उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना किसी से भी करवा दूंगा। वैसे भी आपसे अच्छा लड़का मुझे इसके लिए कहाँ से मिलता? अपने लिए केशव के मुझसे जीजू वर्ड सुनकर राहुल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिम्मी उसे कहता है, अब बता कब शादी कर रहे हो तुम दोनों? राहुल उसे कहता है, जब केशव के हाथ ठीक हो जाएंगे तब कर लेंगे शादी, मतलब कि 1 महीने बाद कर लेंगे। जिम्मी राहुल को कहता है, टीना को जरूर बता देना शादी के लिए, नहीं वो कहेगी उसके बिना ही शादी कर ली तूने। आहन उसे कहता है, बात करूंगा छोटे नानू से, आने के लिए कहूंगा उन्हें शादी के लिए। चैप्टर 33 कितनी लड़कियों को अपना दीवाना बना रखा है आपने। 15 दिन बाद रात को वो चारों खाना खा रहे थे। केशव खाना खाते खाते राहुल और जिम्मी को कहता है, हम दोनों के तो कोई रिश्तेदार शादी में बुलाने के लायक नहीं है, आपकी तरफ से कौन कौन रहने वाला है शादी में? राहुल केशव को बताता है, ज़्यादा कोई नहीं है, बस छोटे नानू का परिवार, हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर, उनको तो इनवाइट करना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बेबी बुआ। रानी राहुल से हैरानी से पूछती है, आपकी बुआ भी है, आपने कभी बताया नहीं? जिम्मी रानी को कहता है, बेबी बुआ मेरी बुआ है।
राहुल कहता है बहुत ज़्यादा बोलती है वो, उनसे ज़्यादा इनकी बेटी पूनम पिन्नी बोलती है। कान खा जाती है, उनको बुलाना ही पड़ेगा शादी में, उनको नहीं बुलाया तो मुझे पूरी जिंदगी ताने देगी वो कि मैं तेरी सगी बुआ नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उनको अपनी शादी में याद नहीं किया। जिम्मी हंसते हुए रानी को कहता है, टीना के बाद पिन्नी से बचकर रहना। टीना तो फिर भी समझदार है, उसने अपने मन को समझा लिया होगा राहुल के लिए, पर पिन्नी भी बचपन से तुम्हारे राहुल के पीछे है। बचा लेना इसको, इसका शादी में इरादा नहीं बदल जाए। पिन्नी को देखकर रानी राहुल की तरफ देखती है। वो अपने मन में सोचती है, कितनी लड़कियों को अपना दीवाना बना रखा है आपने। राहुल जिम्मी को कहता है, तू मेरी शादी होने भी देगा क्या। सभी इसी मस्ती मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद रानी राहुल से धीरे से पूछती है, क्या हम हमारी शादी में आपके परिवार को भी इनवाइट कर लें। राहुल खाना खाना बंद कर देता है अचानक से रानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर। रानी के आकाश जी के परिवार को उसका परिवार कहना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था, पर वो रानी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाह रहा था। राहुल रानी को शांति से बोलता है, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं वो बस मेरी फैमिली है, तुम हो मेरी फैमिली और कोई नहीं है। वो लोग नहीं चाहिए मुझे मेरी शादी में, ना ही मेरी जिंदगी में। राहुल पानी पीता है, फिर रानी को मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं कोई अच्छा सा वेडिंग प्लानर देखता हूँ हमारी शादी के लिए। दिन ही कितने बचे हैं शादी में, अभी सब सोचेंगे तभी तो सब कुछ सही से होगा। हमारी शादी में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, मुझे कोई नकारात्मकता नहीं चाहिए हमारी शादी में। तुम्हारी भी शादी है, तुम बुलाना चाहो तो बुला सकती हो किसी को भी, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। सनाया की फैमिली हो या कोई हो, अपनी तरफ से करना चाहो तो कर लेना इनवाइट, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कहते हैं। 15 दिन बाद ट्यूलिप। एक हफ्ते बाद रानी और राहुल की शादी होने वाली थी। आज रानी केशव के साथ हॉस्पिटल आई थी उनका चेकअप कराने के लिए, उसके हाथ का प्लास्टर निकलवाने के लिए। जब रानी डॉक्टर की अपार्टमेंट ले रही थी तभी उसके सामने सनाया आ जाती है। सनाया रानी को कहती है, हाय भाभी आप कैसे हो, आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आज। रानी उसे बताती है, मैं ठीक हूँ, अपने भाई के साथ आई हूँ। सनाया रानी की आवाज़ सुनकर सरप्राइज हो जाती है। वो उसे हैरानी से कहती है, भाभी आप बोल सकती हो। रानी उसे बहती है, 1 महीने पहले वापस आ गई थी मेरी आवाज़, अब मैं बोल सकती हूँ। रानी अब बोल सकती है। ये बात जानकर सनाया रानी को हक कर लेती है। सनाया रानी को खुश होकर कहती है, सच भाभी मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं। सनाया रानी से दूर होती है। सनाया केशव को भी हाई करती है। केशव भी सनाया को हाई करके रानी से पूछता है, क्या ये कौन है। रानी उसे बताती है, ये राहुल की बहन है। सनाया मैंने बताया था ना तुझे इनके बारे में। रानी सनाया को कहती है, सनाया ये मेरे भाई हैं केशव, अब जाते हैं हम, डॉक्टर से बात करनी है, अपार्टमेंट का टाइम हो गया। सनाया रानी को कहती है, भाभी मम्मी भी मेरे साथ आई है, उनके ग्लूकोज चढ़ रहा है। मम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी, उनको आपको थैंक यू बोलना है, प्लीज़ आप उन्हें मिल लो। केशव रानी को कहता है, मैं चला जाऊंगा क्या डॉक्टर के पास अकेला, तू उनके साथ चली जा और इनकी मम्मी से मिल ले। रानी उसे ठीक है कहती है। केशव डॉक्टर के पास चला जाता है। सनाया रानी को सुरभि जी के कमरे में लेकर चली जाती हैं। सुरभि जी लेटी हुई थी, उसके पूरा ग्लूकोज चढ़ गया था। सनाया सुरभि की को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मम्मी देखिए आपसे मिलने कौन आया है। सुरभि जी रानी को देखती है और खुश होकर उठने की करती हैं। रानी जल्दी से उनके पास आकर उनकी सहारा देकर कहती है, आंटी आप लेटी रही, आपको आराम करना चाहिए, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। सुरभि जी आराम से बैठ जाती है। सनाया उनको कहती है, मम्मी ये वही है जिन्होंने आपकी जान बचाई थी, रानी भाभी। सुरभि जी रानी को कहती है, थैंक यू बेटा मुझे अस्पताल लाने के लिए। रानी उन्हें कहती है, ये तो मेरा फर्ज था आंटी। सुरभि जी रानी के कहती है, प्लीज़ मेरी तरफ से तुम राहुल और जिम्मी को भी थैंक्स कह देना। रानी उनको ठीक है कहती है। सुरभि जी रानी से पूछती है, राहुल कैसा है, ठीक है ना वो। रानी उन्हें कहती है, हाँ ठीक है वो। सुरभि जी की नज़र रानी के हाथ पर जाती है जिनमें संध्या जी के कंगन थे। वो खुश होकर रानी से पूछती हैं, ये कंगन राहुल की मम्मी संध्या के है ना। राहुल और तुम शादी कर रहे हो क्या। उसे मुस्कुरा कर जी आंटी कहती है। सनाया खुश होकर रानी से कहती है, वाओ आप दोनों सच में शादी कर रहे हो। रानी उसे बताती है, अगले हफ्ते है हमारी शादी। सनाया रानी को खुश होकर हक कर लेती है। वो उसे कहती है, बधाई हो भाभी। वो उससे अलग होकर कहती है, मैंने कहा था ना आपको, भाई आपको मेरी भाभी बना ही लेंगे। मैंने देखा था उनकी आंखों में आपके लिए प्यार। रानी उसे कहती है, थैंक यू, आप भी हमारी शादी में आना। सनाया दुखी होकर कहती है, हम कैसे आ सकते हैं। रानी उसे कहती है, राहुल नहीं कहेगा कुछ भी आपको।
उन्होंने मुझे कहा था मैं किसी को भी हमारी शादी में बुला सकती हूँ। सुरभि जी उसे कहती है, राहुल तो हमें देखना भी नहीं चाहता है, अपनी शादी में कैसे हमें बर्दाश्त करेगा। रानी उन्हें कहती है, क्या पता सब ठीक हो जाए। केशव का हाथ का प्लास्टर निकलवा कर केशव और रानी दोनों घर आ जाते हैं। आज दोनों जिम्मी के घर में शिफ्ट हो रहे थे। राहुल का बिल्कुल मन नहीं था रानी को नए घर में भेजने का, पर वो ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दे देता है कि एक हफ्ते बाद तो वैसे भी रानी हमेशा के लिए उसके पास आने वाली है। और रानी और केशव बहुत सालों से घर लेना का सपना देख रहे थे। रानी नए घर में जाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। रानी और केशव एक छोटी सी पूजा करवाते हैं घर में जाने से पहले। फिर वो दोनों घर में रहने लगते हैं। घर का नाम वो दोनों अपने माँ के नाम से आशा निवास रखते हैं। रात को राहुल और रानी राहुल के घर में छत पर बैठे थे। छत पर रोमांटिक माहौल हो रहा था, फेरी लाइट जल रही थी। वो दोनों नीचे दरी बिछाकर लेटे हुए थे और साथ मिलकर तारों को देख रहे थे। राहुल और रानी को देखकर उसको कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी होने वाली है। रानी उसे कहती है, सच कहूँ तो यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। मेरी आपसे शादी होने वाली है। सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। आपका मेरी जिंदगी में आना, फिर हमें एक दूसरे से प्यार होना, हमारा शादी करने का फैसला लेना। राहुल उसे कहता है, आज नानू और मम्मी की कमी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है। नानू की बहुत ज़्यादा इच्छा थी मेरी और जिम्मी की शादी होते देखने की, पर मरने से पहले वो देख नहीं पाए। रानी उसे कहती है, आपके नानू और मम्मी हमेशा आपके साथ है, आपको ऊपर से देख रहे होगे वो। उनको खुश होके याद करो, दुखी होके नहीं। आप ये बताओ टीना कब आएगी। राहुल रानी को कहता है, टीना का परिवार आ रहा है कल। मामू बहुत खुश हुए जब मैंने उनको बताया शादी के लिए। रानी राहुल की तरफ देखती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसका मन नहीं हो रहा था राहुल को हॉस्पिटल वाली बात को बताकर नाराज करने के लिए, पर वो राहुल से कोई बात नहीं छिपाना चाहती थी। इसीलिए रानी राहुल को कहती है, आज जब मैं केशव के साथ हॉस्पिटल गई थी, मुझे सनाया और उसकी माँ मिली थी। मैंने उनको हमारी शादी के लिए इन्वाइट किया है, आ सकते हैं ना वो। राहुल उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर उसे प्यार से बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी भी शादी है, जिसे बुलाना चाहो बुला सकती हो तुम। वो सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी मुझे नहीं लगता शादी में मेरी नज़रें तुमसे एक पल के लिए भी हटने वाली है। रानी राहुल को कहती है, मैं आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे पता है आप सनाया की फैमिली को देखकर अच्छा फील नहीं करते हो। मैं ये सब जगन सर के लिए कर रही हूँ। आपको नहीं लगता क्या कि हमें जगन सर के लिए कुछ करना चाहिए? उनकी वजह से ही हम दोनों मिले थे। मुझे ये लगता है सनाया को जगन सर की ज़िंदगी में वापसी आ जाना चाहिए। उनको सच में सनाया की ज़रूरत है। मैंने देखी थी उनकी नींद की दवाई, वो पिछले 3 साल से उनको ले रहे हैं। इसे रोज रोज नींद की दवाई लेना सही नहीं है। हाई पावर की है वो, साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बहुत सारे। राहुल उसे कहता है, मैं भी चाहता हूँ सनाया जिम्मी की लाइफ में वापस आ जाए, मेरे दोस्त की लाइफ में उसका प्यार वापस आ जाए। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आदमी अपनी बेटी की शादी कभी जिम्मी से नहीं करवाएंगे। जितनी नफरत हम दोनों उनसे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार सनाया अपने पापा से करती हैं। वो नहीं छोड़ने वाली अपने पापा को हमारे लिए। रानी राहुल को कहती है, सनाया को क्यों छोड़ना पड़ रहा है अपने पापा को? सब कुछ सही नहीं हो सकता क्या? आप सबके बीच में नॉर्मल फैमिली की तरफ नहीं रह सकते हम सब? राहुल रानी को हंसते हुए कहता है, मैं भी नॉर्मल फैमिली ही चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। राहुल हंसना बंद कर देता है। राहुल रानी का हाथ पकड़कर उसकी कहता है, जब मम्मी थी तब हम सब नॉर्मल फैमिली की तरह ही रहते थे। मेरी जिंदगी भी नॉर्मल थी, मैं बहुत खुश रहता था मम्मी और उनके साथ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम साथ में गेम खेलते थे, साथ में बातें करते थे, वो मुझे पढ़ाते थे। हम दोनों साथ मिलकर कभी कभी मम्मी को तंग करते थे। वो मुझे अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल लेकर जाते थे। मम्मी और मेरे लिए कभी कभी खाना बनाते थे, रात को मुझे कहानी सुनाते थे। कभी मुझे अकेले में डर लगता था तो वो मुझे अपनी गोद में सर रखकर सुलाते थे। पर मम्मी के जाने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे उनका सारा प्यार झूठा था। वो मेरे और मम्मी के साथ दोहरी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। मम्मी के जाने के बाद मैं नानू से पूछता था, वो आए क्या मुझे लेने के लिए? नानू बस ना सर हिला देते थे। बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे नहीं बताया था, उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जब नानू ने मुझे उनकी सच्ची बताई थी, तब मैं जिम्मी से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे सो कॉल्ड बाप और उनकी वाइफ की वजह से मेरे दोस्त के मम्मी पापा की जान गई थी। स्कूल में सभी के मम्मी पापा आते थे, बस मेरे और जिम्मी के नहीं आते थे। किसकी वजह से? उनकी वजह से। कैसे होगा सब सही? कैसे रहेंगे हम कभी नॉर्मल फैमिली की तरह? हमें कभी नॉर्मल फैमिली की आदत ही नहीं होने दी उस आदमी ने। अगले दिन शाम को राहुल, जिम्मी और केशव ऑफिस से घर आ गए थे। राहुल के केशव की काबिलियत को देखते हुए अपनी कंपनी में ऐसे इंटर्न जॉब ऑफर दी थी।
केशव नहीं चाहता था राहुल उसको अपना साला समझकर जॉब ऑफर करे, इसीलिए वो राहुल का ये जॉब वाला ऑफर उसको रेस्पेक्टफुली मना कर देता है। पर राहुल उसको ये बात समझता है कि वो उसको ये जॉन बिल्कुल भी अपनी होने वो वाइफ का भाई समझकर नहीं ऑफर कर रहा है, उसकी कंपनी में एक काबिल वर्कर की ज़रूरत है, इसीलिए वो उसे ये जॉब ऑफर कर रहा है। जिम्मी ने भी केशव को समझाया तो वो मान जाता है उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए वो उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। आज टीना का परिवार इंडिया आने वाला था। राहुल ने उन सभी को एयरपोर्ट से लाने के लिए गौरव को भेज दिया था। टीना के परिवार में उसके पापा गोकुल जी एज 47 साल, उसकी मम्मी सारिका जी एज 45 साल, उसके दादाजी संजीव जी एज 68 ईयर, उसकी छोटी बहन मिस्टी एज 22 साल, ये 5 मेंबर थे। वैसे तो संजीव जी इस बात से नाम मात्र भी खुश नहीं थे कि राहुल किसी और लड़की से शादी कर रहा था, उनका इस शादी में आने का बिल्कुल मन नहीं था। संजीव जी तो हमेशा से ये ही चाहते थे कि उनकी दोनों पोतियों की शादी राहुल और जिम्मी से हो जाए। जिम्मी तो पहले ही सनाया को पसंद करके उनके अरमानों पर पानी फेर चुका था। अब राहुल भी रानी से शादी कर रहा था, पर गोकुल जी और सारिका जी ने उनको समझा दिया था राहुल को कुछ भी नहीं कहने के लिए। राहुल के घर में इस वक्त वो चारों मौजूद थे। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। जिम्मी दरवाजे को खोलता है। सामने टीना को छोड़कर उसके सभी घर वाले थे। वो चारों अंदर आते हैं। राहुल और जिम्मी उन तीनों का आशीर्वाद लेते हैं। रानी भी टीना के दादाजी और पापा का आशीर्वाद लेती है। रानी सारिका जी का भी आशीर्वाद लेती है, पर वो उसको रोकते हुए उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो, तुम बिल्कुल मेरी टीना और मिस्टी की तरह हो और हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती है। जब बहू बन जाओ तब पैर छूना। सारिका जी की बातें सुनकर रानी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। राहुल सारिका जी को हक करके कहता है, मामी इतने बड़े बड़े डायलॉग न्यूयॉर्क से याद करके आए हो क्या? आप वहाँ भी इंडियन सीरियल आते हैं क्या? सारिका जी राहुल के सर पर मारकर कहती है, अब तो सुधर जा तू, अब तो शादी होने वाली है तेरी। जिम्मी उनको कहता है, ये कभी नहीं सुधरने वाला आंटी। रानी मिस्टी को हाई करती है, पर मिस्टी रानी को इग्नोर करके सोफे पर बैठ जाती है। मिस्टी टीना से बिल्कुल ऑपोजिट स्वभाव की थी। मिस्टी जिम्मी और राहुल को भी इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती थी। मिस्टी का ऐसा बिहेव देखकर रानी राहुल की तरफ देखती है, पर राहुल उसको आंखों से मिस्टी को इग्नोर करने के लिए कहता है। सभी सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं। जिम्मी सारिका जी से पूछता है, आंटी टीना नहीं आई? मिस्टी अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए जिम्मी को कहती है, उसका बिल्कुल मन नहीं था राहुल जीजू की शादी में आने का, मन तो मेरा भी बिल्कुल नहीं था इंडिया आने का, पर पापा मम्मी हम दोनों को ज़बरदस्ती लेकर आ गए। पता नहीं तुम सब इंडियन इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो। राहुल मिस्टी को कहता है, ओह अंग्रेज, तेरा जन्म भी इसी इंडिया की गर्मी में ही हुआ था, 5 साल यही रही थी तू भी इंडियन ही है। मिस्टी एक नज़र को देखती है, फिर वापस से अपने फ़ोन में देखते हुए कहती है, मैं न्यूयॉर्क की सिटीजन हूँ। राहुल उसे कहा है, कुछ साल न्यूयॉर्क में रहने से तू मिस्टी से स्वीटी नहीं बन जाएगी। मिस्टी उसको इग्नोर करते हुए कहती है, वॉट एवर। चैप्टर 34 पूरी जिंदगी का देखा हुआ सपना आंखों के सामने जो टूट रहा है। पूरी जिंदगी का देखा हुआ सपना आंखों के सामने जो टूट रहा है। मिस्टी अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए जिम्मी को कहती है, उसका बिल्कुल मन नहीं था राहुल जीजू की शादी में आने का, मन तो मेरा भी बिल्कुल नहीं था इंडिया आने का, पर पापा मम्मी हम दोनों को ज़बरदस्ती लेकर आ गए। पता नहीं तुम सब इंडियन इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो। राहुल मिस्टी को कहता है, ओह अंग्रेज, तेरा जन्म भी इसी इंडिया की गर्मी में ही हुआ था, 5 साल यही रही थी तू भी इंडियन ही है। मिस्टी एक नज़र को देखती है, फिर वापस से अपने फ़ोन में देखते हुए कहती है, मैं न्यूयॉर्क की सिटीजन हूँ। राहुल उसे कहा है, कुछ साल न्यूयॉर्क में रहने से तू मिस्टी से स्वीटी नहीं बन जाएगी। मिस्टी उसको इग्नोर करते हुए कहती है, वॉट एवर। अब आगे। गोकुल जी जिम्मी को कहते हैं, टीना आई है ना, वो कल आएगी, वो सीधे घर चली गई है, थक गई थी वो फ्लाइट की वजह से। राहुल का असिस्टेंट उसको छोड़ने गया है। मिस्टी फ़ोन चलाते हुए हंसते हुए कहती हैं, फ्लाइट से नहीं जिंदगी से थक गई है वो। पूरी जिंदगी का देखा हुआ सपना आंखों के सामने जो टूट रहा है। अच्छा हुआ मैं दादाजी की बातों में आकर इनके दोस्त के नाती पाते के चक्कर में नहीं आई कभी, नहीं मेरा हाल भी दी की तरह ही होता। सारिका जी मिस्टी को चुप रहने के लिए कहती है। मिस्टी सारिका जी को कहती है, मम्मी आप सभी ने ही हमेशा सिखाया है ना हमेशा सच कहना चाहिए, मैं तो सच ही कह रही हूँ। रानी किचन में चली जाती है। मिस्टी की बात सुनकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए इसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। राहुल मिस्टी को कहता है, सच बोलना याद है, अच्छा बोलना नहीं सिखाया क्या तुझे कभी? मिस्टी उसे कहती है, सिखाया है ना, पर तेरे सामने बोलने का मन नहीं करता, तू लायक नहीं है मिस्टी की मिठास सुनने के लिए। संजीव जी मिस्टी को गुस्से में कहते हैं, अब बस करो मिस्टी, तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है आजकल।
मिस्टी संजीव जी को सॉरी दादाजी कहती है। फिर वो वापस अपने फ़ोन में स्क्रॉल करने लगती है। राहुल जिम्मी को धीरे से कहता है, कितनी जल्दी ये मिस्टी जीजू से तू ताड़क पर आ गई। जिम्मी राहुल को कहता है, बस नाम मिस्टी है इसका, मुंह से तो जहर उगलती है। भाभी को पहले ही बता देना चाहिए था इसके बारे में, भूल जाए थे हम, ये भी तो आने वाली है। राहुल जिम्मी को कहता है, इसकी बातों से हद तो हुई है, वो समझना पड़ेगा किया को। दूसरी तरफ टीना को गौरव उसके घर छोड़कर आ रहा था। टीना का घर राहुल के घर से कुछ ही दूरी पर था। गौरव टीना के घर के सामने कार रोक देता है। टीना उसको थैंक यू कहती है। टीना कार से सारे बैग निकलने लगती है, 5 बैग थे बड़े बड़े। गौरव टीना को कहता हूँ, मैम मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। टीना उसे कहती है, मैं कर लूँगी, ज़्यादा बैग नहीं है। गौरव टीना की बात नहीं सुनता और उसके साथ बैग निकलने लगता है। गौरव सारे बैग निकाल देता है। टीना के घर का दरवाज़ा बंद था। टीना अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोल देती है। वो एक बैग लेकर अंदर आ जाती है। गौरव बाकी के सारे बैग अंदर रखवा देता है। गौरव जाने से पहले टीना को कहता है, मैम मैं जाता हूँ अब। टीना उसे कहती है, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए, मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। गौरव उसे कहता है, राहुल सर के ऑर्डर थे मैम, आप सभी को लाने के लिए, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अब चलता हूँ मैं, गुड डे मैम। टीना उसे ठीक है कहती है। गौरव बाहर जाने लगता है। टीना भी उठकर अंदर जाने लगती है पर उसका पैर एक बैग में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर गौरव जल्दी से उसके पास आ जाता है। टीना की आवाज़ सुनकर गौरव जल्दी से उसके पास आता है। वो उसको पूछता है, मैम आप ठीक हो है? टीना जो कि नीचे गिरी हुई थी, उसके माथे से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो कोई जवाब नहीं देती है गौरव को, बस हाँ में सर हिला देती है। गौरव नीचे बैठकर टीना के पैर पर हाथ लगता है तो टीना के हल्दी सी दर्द भरी आह निकल जाती है। टीना के मोच नहीं आई थी पर गिरने की वजह से उसके पैर में दर्द हो रहा था। गौरव और कुछ भी नहीं कहता और जल्दी से टीना को गोद में उठा लेता है। एक पल के लिए टीना शॉक हो गई थी गौरव के इस मूव से, पर वो समझ रही थी गौरव उसकी मदद ही कर रहा था। गौरव उसको सोफे पर लेटा देता है और जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सर से खून साफ करने लग जाता है। टीना कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस गौरव को देख रही थी, जिसके हैंडसम से चेहरे पर इस वक्त उसके लिए चिंता साफ दिख रही थी। उसका ध्यान जब टूटता है जब उसे गौरव की आवाज़ सुनाई देती है। गौरव उसे कह रहा था, मैम क्या आप बता सकती है आपके घर में फर्स्ट एड किट कहाँ है? टीना थोड़ा याद करके उसे कहती है, उस ड्रॉवर में है शायद। गौरव वहाँ चेक करता है, वहाँ फर्स्ट एड किट रखा हुआ था। वो जल्दी से उसे लाकर टीना के माथे पर दवाई लगाने लगता है। टीना के हल्की सी जलन होती है दवाई से तो वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरव उसके हाथ पर हाथ रखकर उसको कहता है, दवाई लगाना जरूरी है, आप टेंशन नहीं लो, ज़्यादा चोट नहीं आई है, दवाई से जल्दी ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन में निशान भी चला जाएगा। गौरव फिर टीना के माथे पर बैंडेज लगा देता है। गौरव उसे कहता है, मैम आप अपने फैमिली को फ़ोन कर लीजिए, मैं जाता हूँ। टीना उसे कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। गौरव उसे एक स्माइल देता है और जाने लगती है। टीना उसे पीछे से आवाज़ लगती है, मिस्टर असिस्टेंट आपने मेरी इतनी मदद की, अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं, आपका नाम क्या है? गौरव रुक जाता है। वो उसे कहता है, मैम मेरा नाम गौरव है। टीना उसे कहती है, मेरा नाम टीना है, आप मुझे मैम की जगह टीना भी कह सकते हैं। गौरव कुछ भी नहीं कहता और उसके घर से चला जाता है। टीना भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और अपनी मम्मी को घर पहुंचने का मैसेज करके वो अपनी आंख बंद कर लेती है। वो कुछ देर सोफे पर ही सो जाती है। दूसरी तरफ राहुल के घर में रानी सभी के लिए चाय नाश्ता बना रही थी। तभी सारिका जी किचन में उसके पास आती है। वो उसे कहती है, मिस्टी की बातों का बुरा नहीं मानना, वो अभी बच्ची है, कुछ भी कहती है। रानी कुछ भी नहीं कहती है, बस एक स्माइल पास कर देती है उनको। सारिका जी उससे कहती है, राहुल के मन में कभी भी टीना के लिए मैं कुछ भी नहीं था, जो भी था हम परिवार वाले के ही मन में था। रानी उनसे कहती है, मामी जी आपको कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, राहुल ने मुझे सब बता दिया है। टीना बहुत अच्छी लड़की है, उनके लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। रानी और सारिका जी दोनों चाय नाश्ता लेकर बाहर हॉल में आते हैं और सभी के सर्व करते हैं। सभी चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। संजीव जी केशव को पूछते हैं, तुम दोनों के माँ बाप कहाँ है, वो शादी में नहीं आएंगे क्या? केशव उनको बताता है, जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। केशव उनको बता देता है अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में कि वो दोनों भाई बहन ने ही एक दूसरे को संभाला है हमेशा। संजीव जी फिर से उससे सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पापा क्या काम करते थे? केशव उन्हें कहता है, वो रेलवे में स्टेशन मास्टर की जॉब करते थे। राहुल धीरे से जिम्मी को कहता है,
ये छोटे नानू इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? जिम्मी उसे धीरे से कहता है, क्योंकि वो लड़के वालों से लड़की वाले बनाना चाहते हैं। संवीज जी केशव से उन दोनों के गोत्र जात के बारे में भी पूछते हैं। केशव सब कुछ सच बता देता है। संवीव जी उससे और भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। केशव सभी सवालों के जवाब सही सही दे देता है, पर संजीव जी को कोई खराबी नजर नहीं आती है इस रिश्ते में। उनको भी यही लागत है रानी राहुल के लिए सही है, अगर वो उसे पसंद करता है तो। वो जबरदस्ती तो अपनी पोती की शादी राहुल से करवा नहीं सकते ना। अब वो अपनी सारी उम्मीदें हार चुके थे राहुल और जिम्मी को अपने घर के जवई बनाने के लिए। संजीव जी जिम्मी से पूछते हैं, तूने अभी तक शादी कैसे नहीं की? क्या हुआ फिर उस लड़की का जो टीना के साथ पढ़ती थी? जिम्मी राहुल की तरफ देखता है, उसको आंखों से पूछता है, उनको बताए सनाया के बारे में? राहुल ना में सर हिलाता है। जिम्मी संजीव जी को कहता है, अब हम साथ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया था 3 साल पहले। जिम्मी की बात सुनकर संजीव जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जागती है, ये सोच करके कि चलो जिम्मी से तो वो अपनी पोती की शादी करवा ही देंगे। संजीव जी उसे खुश होके कहते हैं, तो तूने मुझे 3 साल पहले क्यों नहीं बताई ये बात? संजीव जी के चेहरे पर खुशी देखकर सभी समझ रहे थे वो क्या चाहते हैं। राहुल धीरे से जिम्मी को कहता है, चलो अब छोटे नानू की लड़की वाले बनने की आरजू भी पूरी हो जाएगी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। मिस्टी गोकुल जी को कहती है, पापा आप दादाजी को समझा दो, इतना खुश नहीं होवे ये जिम्मी के ब्रेकअप के लिए। मुझे इसमें नाम मात्र का भी इंटरेस्ट नहीं है। दी से करवा देना इसकी शादी, दोनों टूटे दिल आपस में मिल जाएंगे। जिम्मी अपने मन में कहता है, देसे मैं तो मरा जा रहा हूँ तुझसे शादी करने के लिए। संजीव जी मिस्टी को गुस्से में देखते हैं तो वो चुप हो जाती है, पर उनको मिस्टी की बात सही लगती है। चाय नाश्ता करके वो सभी अपने घर जाने लगते हैं। रानी उन तीनों का आशीर्वाद लेती है। जब संजीव जी आए तब उनको रानी से प्रॉब्लम थी, पर अब उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, सदा खुश रहो, हमेशा तरक्की करो, तुम्हारा आने वाला शादीशुदा जीवन खुशहाली से भरा हो। वो रानी को कुछ पैसे देते हैं। रानी राहुल की तरफ देखती है। संजीव जी उसको कहते हैं, राहुल की तरफ क्या देख रही हो? तुमने पहली बार कुछ बनाया था हमारे लिए, बिना सगुन के थोड़ी ना वापस जाएंगे, ये समझ लो ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। राहुल रानी को कहता है, ले लो किया, नानू की जेब कभी कभी ही खाली होती है। रानी उनसे पैसे ले लेती है। वो सभी अपने घर चले जाते हैं। चैप्टर 35 अब ये कौन आ गया तेरी शादी रुकवाने के लिए। अगले दिन सुबह के 7 बजे राहुल और जिम्मी अपने घर में थे। रानी और केशव अपने घर में थे। शादी तक वो चारों अपने काम पर नहीं जाने वाले थे। राहुल के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। उसमें से एक 24 साल की लड़की और 50 साल की औरत निकलती है। वो दोनों पूनम मुफपिन्नी और बेबी बुआ थी। वो दोनों अंदर जा ही रहे थे, तभी बेबी बुआ की नज़र आशा निवास पर जाती है, जिस पर ताला नहीं लगा हुआ था। बेबी बुआ पिन्नी को कहती है, पिन्नी लगता है जगन्नाथ मेरे भैया के घर में रहना लगा है, कब तक उस भोलू के साथ रहता, चल वहीं पर चलते हैं। पिन्नी कहते हैं, मम्मी पहले राहुल से मिल लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, जगन्नाथ भैया से बाद में मिल लेंगे। बेबी बुआ पिन्नी की बात नहीं सुनती है और आशा निवास की तरफ जाने लगती है। पिन्नी भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। बेबी बुआ आशा निवास की बेल रिंग करती है। केशव आकर दरवाज़ा खोलता है। केशव इनसे पूछता है, जी आंटी। बेबी बुआ और पिन्नी अंदर आकर कहती है, जाओ अपने साहब को बुलाकर लेकर आओ, उनको कहो मैं आई हूँ। केशव उन दोनों के इसे अचानक से अंदर आने से हैरान हो जाता है, पर वो उनकी उम्र को देखकर उनको कुछ भी नहीं कह सकता था। वो उनको शांति से कहता है, कौन साहब, आपको किससे मिलना है? बेबी बुआ उसको कहती है, जगन्नाथ से मिलना है। तब तक रानी भी अपने रूम से नहा कर आ गई थी। वो केशव से पूछती है, केशव कौन आया था? रानी बेबी बुआ को देखकर उनको नमस्ते करती है। फिर केशव से इसरो में पूछती है, ये कौन है? केशव समझ गया था वो गलती से यहाँ आई थी। वो उनको कहता है, जगन सर का घर पास वाला है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, पास वाले घर में रहते हैं। बेबी बुआ उसको कहती है, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? केशव कहता है, ये घर हमने खरीद लिया है था उनसे कुछ दिन पहले, अब ये घर हमारा है। बेबी बुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सुनकर कि जिम्मी ने उनके भाई का घर उससे बिना पूछे बेच दिया था। पिन्नी कहती है, मम्मी अब तो चले राहुल से मिलने, आपने कहा था आप उसको समझाओ ये शादी नहीं करने के लिए। बेबी बुआ को पहले से ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में पिन्नी को देखती है। पिन्नी फिर और कुछ भी नहीं कहती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। केशव हंसते हुए रानी को कहता है, अब ये कौन आ गया तेरी शादी रुकवाने के लिए? रानी उसको कहती है, ये जरूर बेबी बुआ और उनकी बेटी पिन्नी होगी। राहुल ने बताया था ना वो भी आने वाली है शादी में।
कैसे गुस्से में गई है वो, उनको पसंद नहीं आया शायद जगन सर ने उनका घर हमें बेच दिया इसलिए। दूसरी तरफ बेबी बुआ और पिन्नी दोनों राहुल के घर की बेल बजाते हैं। राहुल आकर दरवाजा खोलता है। बेबी बुआ को देखते ही राहुल उनके पैर छूने के लिए झुकता है, पर वो पैर छू पाता उससे पहले ही बेबी बुआ अंदर आकर गुस्से में राहुल को कहती हैं, कहाँ है वो जगन्नाथ। बेबी बुआ को गुस्से में देखकर राहुल बेबी बुआ से कहता है, यही है कहा जाएगा। आप इतने गुस्से में क्यों हो? बेबी बुआ जोर से कहती है, जगन्नाथ। जिम्मी कुछ देर के लिए छत पर गया हुआ था, सुबह की ताजी हवा खाने के लिए। बेबी बुआ की आवाज़ सुनते ही जिम्मी जल्दी से छत से नीचे आता है। जिम्मी बेबी बुआ को खुश होकर कहता है, बुआ आप मुझे फ़ोन करके बुला लेती, मैं आ जाता आपको लेने के लिए। बेबी बुआ आते ही उसके गाल पर एक चांटा मार देती है। पिन्नी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। राहुल की तो हंसी छूट गई थी जिम्मी को मार खाते देखकर। जिम्मी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से बेबी बुआ को कहता है, बुआ आप मुझे मार क्यों रहे हो? क्या किया मैंने? ऐसे आते ही कौन मरता है किसी को? मैं तो आपका इकलौता भतीजा हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई? बेबी बुआ उसको कहती है, किससे पूछकर तूने मेरे भैया का घर बेचा है? तुझे वहाँ नहीं रहना था, इस भोलू के साथ रहना था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मेरे भैया के घर को बेचने की क्या ज़रूरत हो गई तुझे? जिम्मी उनको कहता है, बुआ पहले आप आराम से बैठ जाओ, फिर हम आराम से बात करते हैं। सब बताता हूँ मैं आपको। बेबी बुआ उसको कहती है, मुझे नहीं बैठना, तू पहले ये बात किससे पूछकर तूने मेरे भैया का घर बेचा है? पैसों की कमी आ गई थी क्या तुझे जो तूने अपने पापा का घर बेचना पड़ा? राहुल बेबी बुआ की साइड लेते हुए जिम्मी को कहता है, हाँ बता किससे पूछकर तूने इनके भैया का घर बेचा? राहुल बेबी बुआ को कहता है, बुआ मैं कह रहा ही, इसके मन में लालच आ गया है पैसों के लिए। उन घर के मालिकों ने बहुत सारे रुपए दिए, इसने खुशी खुशी ले लिए सारे पैसे और वो घर उन भाई बहन के नाम कर दिया। एक नंबर का लालची हो गया है ये आजकल। इसको 4-5 थप्पड़ और मार लो मेरी तरफ से भी। जिम्मी गुस्से में राहुल को देखता है। उसका मन तो कर रहा था राहुल के मुंह पर एक गुस्सा मारकर उसका मुंह बंद कर दे, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। जिम्मी बेबी बुआ को राहुल की तरफ उंगली से इशारा करके कहता है, बुआ इस आपके भोलू ने मुझे कहा था घर बेचने के लिए। जिस लड़की को मैंने घर बेचा है ये उससे शादी करने वाला है। इसके कहने पर मैंने आपके भैया का घर बेचा है। इसने करवाया है मुझसे सब कुछ, ये जिम्मेदार है सब चीज़ों का। बेबी बुआ राहुल को गुस्से में देखती है। जिम्मी के चेहरे पर जीत की स्माइल आ जाती है। राहुल बेबी बुआ को कहता है, बुआ वो घर पुराना हो गया है, उस घर को ये नहीं बेचता तो आपका ही नुकसान होता। बेबी बुआ उसको कहती है, भोलू कुछ भी मत बोल, मेरा नुकसान कैसे होता? राहुल उनको कहता है, ये तो आपके भैया के घर का ध्यान रखता नहीं है, तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। जिन लोगों को इसने घर बेचा है वो उस घर को बहुत अच्छे से रखते हैं। आपके भैया के घर को खराब होने से बचा रहे हैं वो दोनों। बेबी बुआ जिम्मी को कहती है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो घर बेचने से पहले चंद पैसों के लिए तूने मेरे भैया का मेहनत ने बनाया घर किसी और को बेच दिया। तुझे ये उम्मीद नहीं थी मुझे जगन्नाथ। जिम्मी उनको कहता है, बुआ मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था, मैंने तो उन पैसों के हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं वो पैसे। मैंने तो सोचा था आपके भैया का घर है तो वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। पिन्नी की शादी के भात के रूप में इसका भात तो मैं ही भरूंगा ना। बेबी बुआ उसे कहती है, चंद पैसों में तू मुझे खरीदना चाहता है? तेरी बेबी बुआ बिकाऊ नहीं है। राहुल उनको धीरे से कहता है, चंद पैसे नहीं बुआ, 35 लाख रुपए है इसके पास। सारे पैसे खुद खाना चाहता है ये। आपके भैया के घर के पैसों पर कुंडली मारकर बैठा है ये। बेबी बुआ 35 लाख रुपए का नाम सुनकर हैरान हो जाती है, उनके मन में लालच आ जाता है। जिम्मी राहुल को कहता है, तू मेरी बुआ को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, शर्म कर। राहुल अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए जिम्मी को कहता है, मैं क्या शर्म करूं? तू बेबी बुआ को खरीदना चाहता है, तू शर्म कर। बेबी बुआ बिकाऊ नहीं है। भले ही तूने इनके भैया का घर 35 लाख रुपए में बेचा हो, वो रुपए तू इनको देना चाहता हो, पर बेबी बुआ वो पैसे नहीं लेंगी। राहुल बेबी बुआ को कहता है, बुआ आप नहीं लोगे ना अपने भैया के घर के पैसे? जिम्मी राहुल को कहता है, तुझे क्यों बताए मेरी बुआ की वो पैसे लेंगी या नहीं? तू कौन सा उनका जवई बनने वाला है जो तुझे सारी बात बताएगी? पिन्नी अपने मन में कहती है, मम्मी का जवई ही तो बनाना है जगन्नाथ भैया। राहुल जिम्मी को कहता है, फैसला बुआ का है वो ले लेगी फैसला, पर तुझे तो मैं इनके हक के पैसे नहीं खाने दूंगा। इनके भैया की प्रॉपर्टी में इनका भी बराबर का हिस्सा है। राहुल बेबी बुआ को कहता है, बुआ आप बताओ आपका क्या फैसला है? बेबी बुआ जिम्मी को कहती है, अब तूने मुझसे बिना पूछे मेरे भैया का घर बेच ही दिया है तो अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। भोलू ठीक कह रहा है, मेरे भाई की प्रॉपर्टी में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। जिम्मी उनके पैर छूके कहता है,
बुआ सब कुछ आपका ही है। आपके भैया का घर सेफ हाथों में है, मेरी भाभी उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है। बेबी बुआ उसको जीते रहो का आशीर्वाद देती है। वो सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। रानी उन सभी के लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती है। वो बेबी बुआ के पैर छूती है। बेबी बुआ उसको भी आशीर्वाद देती है। रानी भी वही बैठ जाती है। जिम्मी बेबी बुआ से पूछता है, आपको आने के प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बेबी बुआ जिम्मी को कहती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुई मुझे, ये नहीं अपनी बुआ को उसके घर पर लेने आ जाए। एक तो ये भोलू कैसे मौसम में शादी कर रहा है, न गर्मी है ना सर्दी है, किसी भी टाइम बारिश होने लगती है। रानी को हंसी आने लगती है। भोलू नाम सुनकर वो बेबी बुआ से पूछती है, भोलू कौन है? बेबी बुआ राहुल की तरफ इशारा करके कहती है, ये है ना भोलू। राहुल। रानी को और हंसी आने लगती है। राहुल बेबी बुआ को कहता है, बुआ अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे भोलू कह रही हो। राहुल नाम है मेरा, ये कहा कीजिए। बेबी बुआ उसे कहती है, मैं तो तुझे भोलू ही कहूँगी, ये भी कोई नाम है राहुल? नाम तो नाम मेरे जगन्नाथ का है, देख कितना अच्छा नाम रखा था मैंने इसका। सुनते ही भगवान जगन्नाथ की याद आती है, तूने इसका नाम बिगाड़कर जिम्मी रख लिया। पिन्नी बेबी बुआ धीरे से को कहती है, मम्मी क्या आप इन सब बातों में लग गए हो, कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने। जिस काम के लिए आप आए हो वो काम करो ना, राहुल से बात करो आप शादी नहीं करने के लिए। वैसे तो पिन्नी ने धीरे से कही थी ये बात, पर बेबी बुआ के साथ उन तीनों को भी सुन थी उसकी बात। रानी वहां से उठकर अपने घर चली जाती है। राहुल जिम्मी को धीरे से कहता है, किया को क्या हुआ, ऐसे क्यों चली गई ये? जिम्मी उसे धीरे से कहता है, अब रोज रोज उसकी शादी तोड़ने के लिए कोई आएगा तो भाभी दुखी ही होगी ना। चैप्टर 36 तुझे शादी के लिए यही लड़की मिली थी। बेबी बुआ राहुल को कहती है, तुझे शादी के लिए यही लड़की मिली थी और कोई नहीं मिली? राहुल हाँ में जवाब देता है। राहुल का जवाब सुनकर जिम्मी को हंसी आने लगती है। बेबी बुआ उसे कहती है, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की देख रखी है। तेरे नाना को कितना कहा था तेरी शादी करवाने के लिए, पर उन्होंने तो ठान ही लिया था तेरी शादी अपने दोस्त की पोती से करवाने के लिए। अच्छा हुआ तूने उस विदेशी लड़की से शादी नहीं की, अब इससे भी मत कर, मैं बताती हूँ उससे कर। राहुल बेबी बुआ को शांति से कहता है, कल मेरी सगाई है किया से, आप और पिन्नी एंजॉय करना। राहुल वहां से उठकर रानी के घर चला जाता है। जिम्मी बेबी बुआ को कहता है, बुआ आपको लगता है क्या ये अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला किसी और को लेने देगा? जब इसने दादू की बात मानकर टीना से शादी नहीं की तो अब तो किसी और से क्यों ही करेगा? अब तो ये रानी भाभी से प्यार भी करता है। बेबी बुआ उसे कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, तुम दोनों दोस्त कहाँ किसी की बात मानते हो। मेरे भैया और भाभी का सपना था तुझे थानेदार बनाने का, और तूने क्या किया, इस भोलू के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर लिया। तुझे देश की सेवा करवाना चाहते थे वो, और तू अब पैसे छाप रहा है भोलू के साथ मिलकर। जिम्मी उनको कहता है, अब बुआ एक ही तो लाइफ मिली है, इसे भी क्या अब दूसरों के मुताबिक जिएगे? मुझ पर यह थानेदार बनना सूट भी नहीं करता। जिम्मी पिन्नी को कहता है, पिन्नी ये वाला जो रूम है इसमें तुम आराम कर लो, मुझे बुआ से बात करनी है। पिन्नी उठकर चली जाती है। जिम्मी बेबी बुआ को कहता है, आप भी भूल जाओ राहुल को, उसको अपने जवई बनने के सपने छोड़ दो। अगर उसकी शादी रानी भाभी से नहीं हुई तो छोटे दादू उसकी शादी टीना से करवा देंगे, पिन्नी का कोई चांस नहीं है। पिन्नी को समझाओ आप राहुल के बारे नहीं सोचे, और प्लीज़ राहुल के सामने उसकी शादी तोड़ने की बात नहीं करना। वो जो आपको इतना शांत दिख रहा है ये बस रानी भाभी की वजह से ही है, उन्होंने उसको इतना शांत किया है। उसको गुस्सा आ गया फिर से तो मैं भी उसको शांत नहीं कर पाऊंगा, आप भी आराम कर लो। दूसरी तरफ रानी के घर में राहुल रानी के घर में जाता है। केशव रानी के रूम से बाहर आ रहा था, वो राहुल को देखकर उसको कहता है, संभालो उसे, मैं तो समझा कर थक गया हूँ, उसको समझाओ कोई नहीं तोड़ रहा उसकी शादी आपके साथ, आप उसी से शादी करोगे? राहुल केशव को पूछता है, ज्यादा दुखी है क्या वो? केशव हाँ में सर हिलाता है और अपने रूम में चला जाता है। राहुल रानी के रूम में जाता है। रानी दुखी होकर बेड पर बैठी थी, राहुल भी उसके पास बैठ जाता है। राहुल उसका हाथ पकड़ता है। रानी अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो उसे कहती है, और कितनी लड़कियां हमारी शादी में आने वाली है जिसने बचपन से आपके साथ शादी के सपने देख रखे हैं, अभी बता दो मुझे ताकि मैं पिन्नी और टीना की तरह पहले से ही प्रिपेयर रहूं। राहुल उसे कहता है, नहीं बस टीना और पिन्नी ही आने वाली थी, न्यूयॉर्क में मेरे साथ स्कूल में एनी पढ़ती थी, वो पता नहीं आजकल कहाँ है, बहुत दिनों से उससे मिला नहीं, सरप्राइज दे दे तो पता नहीं। रानी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो राहुल को कहती है, हर बात आपके लिए मजाक है ना, मैं भी आपके लिए मजाक हूं ना, आप एक काम करो अपनी पिन्नी या एनी में से ही किसी से शादी कर लो,
क्योंकि मुझसे रोज रोज ये नहीं सहा जाएगा कि मैं इतनी सारी लड़कियों के दिल को तोड़कर आपसे शादी कर रही हूँ। राहुल रानी को हक कर लेता है। वो उसको कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरे जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मैंने ना कभी टीना के बारे में कुछ सोचा था, ना ही पिन्नी के बारे में कुछ सोचा था। और पिन्नी तो बच्ची है, एक दो बार बचपन में उससे मिला हूँ बस, उसने तो आज तक मुझसे सामने से बात भी नहीं की। उसके बारे में कैसे कुछ सोचूंगा। रानी राहुल को कहती है, आपने तो कहा था पिन्नी बहुत ज्यादा बोलती है, अब बोल रहे हो उसने आपके कभी बात नहीं की। वहाँ भी चुप होके बेटी थी। राहुल उसे कहता है, मुझसे नहीं बोलती है, बेबी बुआ का डर भी लगता है उसे, ऐसे तो बोलती है ही वो। जिम्मी से तो बात करती है ही वो, सच में कान खा जाती है। अच्छा है मुझसे नहीं बोलती है, मेरी शर्म आती है उसे। रानी उसे घूर के देखते हुए कहती है, ये सभी लड़कियां बचपन से आपके ही पीछे क्यों पड़ी रहती है? जगन सर भी तो हैंडसम है, उनके पीछे क्यों नहीं है? आप में ऐसा क्या है जो सारी लड़कियां आप जैसे राक्षस के सपने सजाए बैठी है? राहुल रानी के माथे से माथे को टच करके उसे कहता है, अपने आप से पूछो सारी लड़कियां मुझ जैसे राक्षस के पीछे क्यों है? तुमने क्यों मुझसे ही प्यार किया? तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास है। लड़कियों को वो लड़के ही ज्यादा पसंद आते हैं जो उन पर ध्यान नहीं देते। मेरे जैसे एरोगेंट गाय ही लिखे है लड़कियों की किस्मत में, जिम्मी जैसे केयरिंग साफ दिल के लड़के नहीं। रानी उसके सीने पर हाथ रखकर उसको थोड़ी दूर करके कहती है, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी जो मैंने आपसे प्यार कर लिया। आपके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे मैंने, अब आपसे शादी भी कर रही हूं मैं। राहुल उसको कहता है, गलती तो गलती ही सही, अब तुम्हें इस गलती की सजा जीवन भर भुगतनी पड़ेगी मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताकर। कल हमारी सगाई है, हमें शॉपिंग पर चलना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। रानी राहुल को कहती है, मैं मेरी शॉपिंग में मदद के लिए सनाया को बुला लूं, मैंने कभी किसी फैक्शन के लिए कपड़े नहीं खरीदे। मेरी कोई दोस्त भी नहीं है जिसको मैं बुला सकूं। दोस्त के नाम पर पूरी जिंदगी मेरे साथ केशव ही था। कोई लड़की मुझ जैसी ना बोलने वाली लड़की से दोस्ती ही नहीं करती थी। रानी दुखी हो जाती है, राहुल रानी को हक कर लेता है। वो उसको कहता है, मैं सनाया को फ़ोन कर देता हूँ, मॉल में आने के लिए उसको लोकेशन भी बता दूंगा। कुछ देर बाद ट्यूलिप, राहुल और रानी दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। रानी ने आज येलो सूट पहन रखा था जिनमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राहुल के वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी जिस पर उसने जैकेट ले रही थी, जिसमें उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल एलिगेंट लग रही थी। वो दोनों एक बहुत बड़े मॉल में जाते हैं। रानी उस मॉल को देख रही थी। रानी राहुल को धीरे से कहती है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मॉल नहीं है, किसी छोटी दुकान पर चले, हर जगह सामान एक ही मिलता है, बस मॉल की प्राइस ज़्यादा होती है, कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेते हैं मॉल वाले। राहुल उसे कहता है, अपनी लेडी बॉस से ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। रानी उसे हैरानी से कहती है, ये आपका मॉल है? राहुल उसे कहता है, 2 हफ्ते पहले ही इसको अपने अंडर लिया था मेरी कंपनी ने। रानी हैरानी से उस मॉल को देखने लगती हैं। राहुल उसका हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले जाते हुए कहता है, तुम ज़्यादा नहीं सोचो, शॉपिंग पर ध्यान दो। सनाया को आने में टाइम है अभी, किसी और जगह से शॉपिंग करनी है तो हम वहाँ से कर सकते हैं। रानी उसे खुश होके कहती है, नहीं यहीं से कर लेंगे। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। राहुल मॉल के मैनेजर को वहाँ बुलाता है। 10 मिनट में ही वो वहाँ आ जाती है। वो एक 30 ईयर की लेडी थी जिनका नाम शिवानी था। उसने फॉर्मल ब्लू शर्ट विथ वाइट पैंट पहन रखी थी। शिवानी उन दोनों को ग्रीट करती है। राहुल शिवानी को कहता है, मैम को अपने साथ लेकर जाएंगे और इनकी मदद कीजिए हमारी शादी से रिलेटेड शॉपिंग के लिए। इनको आपके मॉल में जो भी बेस्ट है वो चुनने में मदद करना। शिवानी ओके सर कहती है। राहुल रानी को कहता है, इतनी टाइम के लिए मैं अपने लिए शॉपिंग कर लेता हूँ। रानी उसे ठीक है कहती है और वो शिवानी के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद सनाया भी वहाँ आ जाती है। कुछ देर में सनाया भी रानी को शॉपिंग के लिए ज्वाइन कर लेती है। सनाया ने मैरून टॉप विथ ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखी थी। रानी और सनाया शॉपिंग कर रहे थे। वो दोनों ड्रेस देख रहे थे। शिवानी उनको एक सेल्स वूमेन की हेल्प से ड्रेस दिखा रही थी, पर रानी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। 1 घंटा हो जाता है पर रानी को समझ में ही नहीं आ रहा था वो किसी ड्रेस पहने। कल रानी को स्ट्रेस होने लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या न लें। रानी सनाया को कहती है, मुझसे तो सगाई की ड्रेस ही नहीं पसंद की जा रही है, बाकी फैंगशन की कैसे करूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। कुछ जल्दी तो शादी नहीं कर रहे क्या मैं और राहुल? सनाया रानी को कहती है, आप स्ट्रेस नहीं लो, आप एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो। रानी उसको पूछती है, आंखें बंद इस वक्त? सनाया उसे जोर देकर कहती है, कीजिए। रानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सनाया उसे कहती है, अब आप अपने आप को और भाई को इमेजिन करो कि कल आपकी सगाई हो रही है, आपने अपनी पसंद की ड्रेस पहन रखी है।
आप भाई को रिंग पहना रहे हो। ये सब सोचते हुए रानी के होठों पर स्माइल आ जाती है। सनाया उसे आंखें खोलने के लिए कहती है। वो उसे पूछती है, अब सोच लिया कैसी ड्रेस पहननी है कल आपको? रानी खुश होके हाँ में सर हिलाती है। रानी शिवानी को बताती है उसको किसी ड्रेस चाहिए। कुछ ही देर में शिवानी उसके लिए वैसी ड्रेस लेकर आ जाती है। वो ड्रेस बहुत सुंदर थी, जैसी रानी ने इमेजिन की थी उससे भी सुंदर थी। रानी उस ड्रेस को सिलेक्ट कर देती है। सनाया उस ड्रेस का कलर राहुल को मैसेज कर देती है ताकि वो भी अपने लिए वैसी ही कलर की ड्रेस लेकर रानी के साथ ट्रेनिंग कर सके। थोड़ी देर में रानी अपनी शादी के लिए सारी ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है सनाया की मदद से। राहुल उन दोनों को वही मॉल के रेस्टोरेंट में आने के लिए कह देता है। वो उन दोनों का वही इंतजार कर रहा था। रानी और सनाया रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वो दोनों राहुल के पास बैठ जाती है। राहुल ने उन दोनों की पसंद का खाना पहले से ही ऑर्डर कर लिया था। रानी की पसंद तो वो अब जानने लगा था उसके साथ रहकर, और सनाया की पसंद तो उसे हमेशा से ही पता थी। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। सनाया खाने को देखकर राहुल को खुश होकर कहती है, भाई आपको अभी भी याद है मुझे व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है। राहुल कुछ भी नहीं कहता, बस छोटी सी स्माइल कर देता है। जिस स्माइल में बिल्कुल भी नफरत नहीं थी सनाया के लिए। ये सच था, उसमें कभी भी सनाया से नफरत नहीं की थी। उसके मन में बस सनाया के लिए नाराजगी थी क्योंकि वो आकाश जी और सुरभि जी की बेटी थी। राहुल रानी से पूछता है, सब कुछ ले लिया ना? रानी हाँ में सर हिलाती है। सनाया राहुल को कहती है, पहले तो भाभी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, फिर जब भाभी को समझ में आ गया उनको अपनी शादी में कैसे रेडी होना है, फिर उनका ड्रेस सिलेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। राहुल सनाया को कहता है, तुमने कर ली शॉपिंग अपने लिए? सनाया उसे कहती है, आपके इस मॉल में बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। राहुल को पता था आकाश जी के फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस इतने अच्छे नहीं थे। मिडिल क्लास फैमिली थी उनकी। सनाया हमेशा उसको बताती थी उसके पापा मम्मी ने बहुत मेहनत करके उसको न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए भेजा था। राहुल के दिल में थोड़ी ठेस पहुंचती है ये जानकर कि उसके रहते हुए उसके पापा और उनके परिवार को ऐसे गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ रही थी, पर उसका दिमाग उसके दिल पर कहीं ज़्यादा भरी था। राहुल सनाया को कहता है, तुम कर लो शॉपिंग, प्राइज की फिक्र तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारे भाई का मॉल है ये। सनाया उसे कहती है मेरे पास पहले से ही कपड़े, वही पहन लूंगी मैं। राहुल सनाया को कहता हुआ, पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनोगी तुम मेरी शादी में। सनाया उसे कहती है, भाई मैं अपने साथ ज़्यादा कैश भी नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ आने जाने के किराए जितना ही लेकर आई थी, और कपड़े हैं मेरे पास, अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, आपने मुझे शादी में आने की परमिशन दे दी, यही मेरे लिए बड़ी बात है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे सनाया को। 3 साल पहले बात अलग थी, अब बात बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी। उनके रिश्ते भी अब बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। पहले राहुल सनाया को दिल से अपनी छोटी बहन मानता था, अब सनाया उसकी सौतेली बहन थी। पहले वो और जिम्मी उसके लिए कुछ भी कर लेते थे, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदते थे तो सनाया खुशी खुशी ले लेती थी सारे गिफ्ट्स, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था सनाया को शॉपिंग करने के लिए क्या कहे। राहुल को किसी का कॉल आता है। राहुल रानी को इशारा करता है सनाया को मनाने के लिए। राहुल फ़ोन पर बात करने के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है। रानी सनाया को कहती है, सनाया तुम भी कर लो शॉपिंग, जगन सर और राहुल के मॉल से हम घर वाले ही शॉपिंग नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को लगेगा कि इनका मॉल अच्छा नहीं है। जगन सर की गर्लफ्रेंड ही उनके मॉल से शॉपिंग नहीं कर रही है, लोगों तो यही लगेगा ना उनको भी यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। रानी की बात सुनकर सनाया दुखी हो जाती है। उसे जिम्मी की कही हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक 3 साल पहले सनाया जिम्मी को रोते हुए कह रही थी, जिम्मी मेरी गलती क्या है, क्यों ब्रेकअप कर रहे हो तुम मुझसे, और तुम और भाई कल एयरपोर्ट से ऐसे क्यों चले गए, मैं तुम्हें पापा से मिला रही थी, वो क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। जिम्मी उसे गुस्से में कहता है, नहीं मिलना तुम्हारे उस बाप से मुझे। सनाया आज पहली बार जिम्मी को गुस्से में बात करते हुए देख रही थी, वो भी उसके ऊपर ही, उसके पापा के खिलाफ। सनाया उसे कहती है, जिम्मी मेरे पापा के लिए कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो तुम, तुम्हारे भी पापा है वो। जिम्मी उसे कहता है, तुम्हारे उस कातिल बाप से मेरा कोई मतलब नहीं है, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी जो मैंने उस आदमी की बेटी से प्यार कर लिया, उसके साथ 2 साल से रिलेशन में था, उसके साथ आगे की ज़िंदगी बिताने के सपने देख लिए मैंने। सनाया रोते हुए गुस्से में उसे कहती है, जिम्मी मेरे पापा के लिए ये सब क्यों कह रहे हो तुम। जिम्मी उसे कहता है, अपने बाप से पूछ लेना 17 साल पहले क्या किया था उसने और तुम्हारी माँ ने। आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करना, मुझे कातिलों की बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। फ्लैशबैक एंड सनाया दुखी होकर रानी को कहती है, नहीं हूँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड, अब हमारा रिश्ता 3 साल पहले ही खत्म हो गया था जब उसने मुझे ये कहा था, उसे कातिलों की बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है।
रानी सनाया को कहती है, तुम्हारे बिना एक एक दिन जगन सर बहुत मुश्किल से काट रहे हैं। नींद नहीं आती है तुम्हारे बिना उनको, उनका सारा सुकून तुमसे जुड़ा हुआ है, जो कि चला गया है अब। ज़्यादा महीनों से नहीं जानती हूँ मैं उनको, पर इतना तो उनको जान चुकी हूँ कि तुम्हारे अलावा उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया है। सनाया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल करके उसे कहती है, आपको क्या लगता है मैं उसके बिना खुश हूँ? वो ही है जो गलतफहमी लेकर जी रहा है। मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की मौत का रीजन मानता है और मुझसे ब्रेकअप करके बैठा है। मैंने उसे कितना समझाया था, मेरे मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं किया था। पापा ने बड़ी मम्मी को कोई धोखा नहीं दिया था। कितनी मिलने की कोशिश की थी मैंने उससे, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकल दिया था जैसे वो मुझे जानता ही नहीं था कभी। 2 साल का हमारे रिलेशन ख़त्म को करने के लिए उसने 2 मिनट भी नहीं सोचा। रानी सनाया को पानी देती है पीने के लिए। सनाया पानी पीती है। रानी उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर उसके बोलने से पहले ही सनाया उसे कहती है, जब तक जिम्मी और भाई अपनी गलतफहमियां लेकर चलते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं सही होगा। आपको पता है जब हम सब न्यूयॉर्क में साथ में पढ़ते थे तब भाई 2 मिनट भी मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अब उनको समझ में भी नहीं आ रहा हूँ क्या बात करे अपनी बहन से। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। राहुल फ़ोन पर बात करके वापस आ जाता है। वो उनके पास बैठ जाता है। राहुल रानी की तरफ देखता है। रानी नमे सर हिला देती है। दूसरी तरफ मिस्टी और टीना राहुल के घर में आती है। टीना ने सच में अपने दिल को समझा लिया था राहुल के लिए। वो समझ गई थी अगर राहुल रानी से प्यार करता है तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती उसके साथ शादी करने के लिए। चैप्टर 37 मैं क्यों चुप रहूं, आपका दिल तोड़ा है उस राहुल ने। मिस्टी टीना को कहती है, दी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? टीना उसे कहती है, मुझे जिम्मी और राहुल से मिलना है, उनसे मिलने के लिए आई हूँ। मिस्टी उसे कहती है, आपको अभी भी उस एक्स जीजू से मिलना है, मुझे और ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हो। मैं क्यों मिलूँ आप में दोस्तों से? टीना उसे कहती है, मैं अकेली थोड़ी ना आती, इसीलिए तुझे लेकर आई हूँ, अब चुप रहना। राहुल और जिम्मी के सामने कुछ भी नहीं कहना। टीना घर की बेल रिंग करते हैं। केशव उनका दरवाज़ा खोलता है। ना टीना ने कभी केशव को देखा था, ना केशव ने टीना को कभी देखा था। टीना मिस्टी की तरफ देखती है। उसको आंखों से पूछती है, ये कौन है? मिस्टी टीना को कहती है, दी ये एक्स जीजू का करंट ब्रदर इन लॉ है, जिससे अब राहुल की शादी हो रही है। क्या नाम है उस लड़की का? जो भी है उसका भाई है, इसका नाम भी नहीं पता मुझे। मिस्टी अंदर चली जाती है। टीना केशव को मुस्कुरा कर हाई करते हुए कहती है, हाय आई एम टीना। केशव भी उसको हेलो कहकर अपना नाम बता देता है। टीना भी अंदर आ जाती है। वो केशव से पूछती है, जिम्मी और राहुल कहाँ है? केशव उसे कहता है, राहुल जीजू किया के साथ बाहर गए हुए हैं और जगन सर भी बाहर गए हैं। टीना उसे पूछी है, तो तुम अकेले हो घर में और कोई नहीं है? मैं तो उन दोनों से मिलने आई थी, मेरी ही गलती है, फ़ोन करके आना चाहिए था मुझे। केशव उसे कहता है, थोड़ी देर पहले ही गए थे वो, जगन सर अपनी बुआ और उनकी बेटी के साथ बाहर गए हैं, उनको घूमने के लिए। मिस्टी जो वही हाल में बैठी थे वो केशव की बात सुन सर हंसते हुए कहती है, लो वो एक और आ गई, ये जिम्मी की बुआ की बेटी पिन्नी है ना? केशव हाँ में जवाब देता है। मिस्टी कहती है, चलो राहुल की शादी में मज़ा आएगा, अब पहली बार देखूंगी लड़के की शादी में लड़कियों को रोते देखकर। टीना मिस्टी को कहती है, मिस्टी बस कर, जगह देखकर तो बात किया कर, कब कर रही है, किसके सामने बात कर रही है? मिस्टी उसे कहती है, मैं क्यों चुप रहूं, आपका दिल तोड़ा है उस राहुल ने, अब आराम से किसी और से शादी कर रहा है। पूरी जिंदगी उसके नाना हमारे दादाजी को ये कहते आए कि आपकी शादी उससे करवाएंगे और उनके मरने के बाद ये राहुल किसी और से शादी कर रहा है। मिस्टी केशव को कहती है, वैसे वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें, इस राहुल के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी काम का नहीं है ये। पूरी जिंदगी मेरी दी को अपने आगे पीछे घुमाए रखा, अब तुम्हारी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। कल को कोई और लड़की आएगी उसके पीछे चला जाएगा वो, कोई भरोसा नहीं है उसका, जैसा बाप वैसा बेटा। मिस्टी के कानों में राहुल की गुस्से की आवाज़ आती है। वो राहुल की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए डर जाती है। राहुल, रानी और सनाया अभी अभी घर आए थे, उन सभी ने मिस्टी की सारी बात सुन ली थी। मिस्टी और टीना दोनों को पता था राहुल का गुस्सा बहुत ज़्यादा भयंकर है, वो हमेशा मिस्टी को उसके मम्मी पापा की वजह से ही सहता आ रहा था, पर आज राहुल को मिस्टी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। राहुल मिस्टी को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की, मुझे उस आदमी से कंपेयर करने की? मिस्टी केशव के पीछे छिपते हुए राहुल को कहती है, क्या गलत कहा मैंने? पूरी जिंदगी तुम मेरी दी को अपने आगे पीछे घुमाता रहे हो, अब शादी किसी और से कर रहे हो तुम। मेरी दी के साथ गलत नहीं किया क्या तुमने? अब इस तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की बहन के साथ गलत कर रहे हो। राहुल मिस्टी के पास आता है, पर मिस्टी केशव की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है।
राहुल मिस्टी को केशव के पीछे से निकलकर टीना के पास लेकर जाता है। वो टीना को पूछता है, टीना मैंने कभी भी तुम्हें कोई भी झूठे वादे किए हैं क्या कि मैं तुमसे शादी करूंगा? टीना नमे सर हिलाती है। राहुल टीना को फिर से पूछता है, क्या मैंने कभी भी तुम्हें कहा है क्या कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? टीना अभी भी नमे सर हिलाती है। राहुल टीना से फिर से पूछता है, क्या मैंने कभी भी तुम्हें कहा है तुम मेरे आगे पीछे घूमो? तुम्हें कभी भी कोई भी हिंट दिया ऐसा जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा भी कुछ मानता हूँ? टीना अभी भी नामे सर हिलाती है। राहुल टीना को कहता है, तो अपनी बहन को पूछो कि किस बेसिस पर ये मेरी होने वाली वाइफ के भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही थी थोड़ी देर पहले। टीना जल्दी से राहुल को कहती है। राहुल मिस्टी बच्ची है, नादानी में कह दिया इसने, प्लीज़ इसको माफ़ कर दो। राहुल मिस्टी को गुस्से में देखते हुए टीना को कहता है, ये बच्ची है जिसको ये भी तमीज नहीं है किसी से कैसे बात करते हैं। सनाया राहुल को कहती है, भाई आप क्यों मिस्टी की बातों से स्ट्रेस ले रहे हो? आपकी एंगेजमेंट है कल, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। रानी टीना को कहती है, टीना प्लीज़ तुम मिस्टी को यहाँ से लेकर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। टीना को भी रानी की बात सही लगती है। वो मिस्टी का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से ले जाती है। रानी राहुल को पानी देती है पीने के लिए। वो उसे कहती है, राहुल आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, पानी पीजिए। राहुल पानी का गिलास पकड़ता है पर उसे रह रहकर मिस्टी की बातें याद आ रही थी कि जैसा बाप वैसा बेटा। राहुल गुस्से में उस पानी के गिलास को फेंक देता है। वो गुस्से में रानी को कहता है, वो मिस्टी मुझे उस आदमी से कैसे कंपेयर कर सकती है जिसने मेरी मम्मी को धोखा दिया है? क्या जानती है वो मेरे बारे में? जिस आदमी से मैंने पूरी जिंदगी नफरत की है उसी आदमी के लिए वो केशव को ये कह रही थी मैं उनके जैसा हूँ। केशव राहुल को कहता है, जीजू उसके कहने से क्या हो जाएगे, हम आपको जानते हैं, किसी के कुछ भी कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है मेरी बहन के लिए आप बेस्ट हो। रानी राहुल को कहती है, केशव ठीक कह रहा है, आप थोड़ी ना हो वैसे, हमें पता है ना आप कैसे हो। सनाया बस वहाँ वैसी ही खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसे हमेशा से पता था राहुल को अपने पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे ये बात जानकर बुरा भी लगता है कि राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी जिस आदमी से सबसे ज़्यादा नफरत की है वो वही है जिससे सनाया सबसे ज़्यादा प्यार करती है। सनाया को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है राहुल के गुस्से को शांत करने के लिए, जो वो न्यूयॉर्क में करती थी जब राहुल ज़्यादा गुस्सा होता था। सनाया राहुल को हक कर लेती है। राहुल उसे कहता है, सनाया प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। सनाया उसे कहती है, तो आप अपने गुस्से को शांत करो, मैं दूर नहीं जाऊंगी। राहुल उसे कहता है, बच्चा ये क्या बचपना है, अब बच्ची नहीं हो तुम। सनाया उसे कहती है, मैं आपसे तभी दूर होऊंगी जब आप प्रॉमिस करोगे कि आप गुस्सा नहीं करोगे। आपकी वजह से रानी भाभी को भी स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस से उनके चेहरे की चमक चली जाएगी। आप क्या चाहते हो वो कल अपनी सगाई में भाभी अच्छी ना दिखे? राहुल रानी की तरफ देखता है जो उसके गुस्से की वजह से सच में डर गई थी। रानी को देखकर राहुल का गुस्सा शांत होने लगता है। राहुल भी सनाया को हक कर लेता है। राहुल सनाया को कहता है, अच्छा ठीक है अब नहीं करूंगा मैं गुस्सा, अब तुम जाओगी मुझसे दूर। सनाया नमे कर हिलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं, आपको हक करने का मौका कम ही मिलता है मुझे। राहुल उसे कहता है, तुम गलत इंसान को हक कर रही हो। उस जिम्मी ने देख लिया ना तुम मुझे हक कर रही हो तो उसकी जेलेसी आसमान को छू जाएगी। सनाया उसे दूर होके कहती है, वो तो हमेशा से ही हम दोनों के प्यार को देखकर जलता था। राहुल रानी को हंसते हुए बताता है, तुम्हें पता है क्या, जब हम न्यूयॉर्क में थे तब उस जिम्मी ने तो मुझे कह दिया था सनाया से दूर रहने के लिए, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता था। सनाया मेरे साथ रहती थी पूरा पूरा दिन। मैंने भी उसे कह दिया मैं क्यों अपनी बहन से दूर रहूं, तेरी गर्लफ्रेंड अब बनी है, मेरी बहन तो पहले से ही है ये। सनाया भी रानी को कहती है, मैंने भी उसे कह दिया मुझे मेरे भाई से दूर करने की कोशिश करोगे तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। गेट के पास से जिम्मी की आवाज़ आती है, तुम दोनों भाई बहन की आदत गई नहीं अभी तक साथ मिलकर मेरी बुराई करने की। तभी मुझे तुम दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। जिम्मी, बेबी बुआ और पिन्नी घर के अंदर आते हैं। बेबी बुआ सनाया को देखकर जिम्मी से पूछती है, ये कौन है, तू इसे राहुल की बहन क्यों कह रहा था? जिम्मी उनको बताता है, बुआ ये सनाया है, मेरी और राहुल की दोस्त है, हम तीनों एक ही कॉलेज से थे न्यूयॉर्क में, हमारी जूनियर थी। राहुल सनाया को कहता है, बच्चा ये बेबी बुआ और पिन्नी है, जिम्मी ने बताया था ना तुम्हें इनके बारे में। सनाया बेबी बुआ के पैर छूती है। बेबी बुआ सनाया को आशीर्वाद देते हुए उसे पूछती है, तू भी न्यूयॉर्क से आई है क्या, टीना की तरह? सनाया उनको कहती है, बुआ न्यूयॉर्क में मैं बस पढ़ती थी भाई और जिम्मी के साथ, मैं भी भारत से ही हूँ, पास के शहर से हूँ मैं। थोड़ी देर सभी ऐसे ही बातें करते हैं।
राहुल और जिम्मी बेबी बुआ को भी सनाया के बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि बेबी बुआ भी आकाश जी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उनको भी यही लगता था कि आकाश जी और सुरभि जी की वजह से ही उनके भाई भाभी की जान गई थी। राहुल और जिम्मी दोनों ही शादी में कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद सनाया राहुल को कहती है, भाई मैं अब जाती हूँ, मुझे लेट हो रही है। राहुल उसे कहता है, जिम्मी छोड़ आएगा तुम्हें। सनाया उसे मना करते हुए कहती है, भाई मैं अपने लिए कैब बुक कर लूँगी, उससे ही चली जाऊंगी मैं। राहुल उसे कहता है, हम दोनों के रहते हुए कैब में जाओगी तुम? मैं छोड़ आता तुम्हें, पर मैं थक गया हूँ शॉपिंग की वजह से। मुझे कल के फंक्शन की तैयारी भी देखनी है। राहुल जिम्मी को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है। जिम्मी सनाया को कहता है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, चलो। जिम्मी बाहर चला जाता है। सनाया रानी को हक करके बाय करती है, फिर वो राहुल को हक करती है। राहुल उसे धीरे से कहता है, आई एम सॉरी, हो सके तो अपने और जिम्मी के रिश्ते को एक और मौका देके देखना। सनाया उसे कुछ भी नहीं कहती है और वो भी बाहर चली जाती है। जिम्मी सनाया के लिए अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है। सनाया उसमें बैठ जाती है। जिम्मी भी ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। कुछ देर दोनों कोई बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद सनाया माहौल की शांति खत्म करने के लिए जिम्मी से पूछती है, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो तुम, अपने लिए ड्राइवर नहीं रखते तुम? जिम्मी को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगती है। वो सनाया को कहता है, मुझे और राहुल को कार खुद ही चलाना पसंद है, कभी ड्राइवर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सनाया उसे कहती है, इतने पैसे लेकर जाओगे कहाँ तुम? ड्राइवर हायर करो, किसी गरीब को नौकरी मिलेगी, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। जिम्मी उसको कहता है, ड्राइवर होता तो मैं तुम्हारे साथ कैसे आता? तुम्हें ड्राइवर के साथ भेजना पड़ता ना फिर। सनाया उसे कुछ भी नहीं कहती है। जिम्मी उससे पूछता है, आजकल क्या रही हो तुम, जॉब कुछ सोचा है आगे के लिए? 2 साल हो गए तुम्हारी कॉलेज को कंप्लीट हुए। सनाया उसे कहती है, 1-2 जगह अप्लाई किया था, देखते हैं क्या होता है। जिम्मी उसे पूछता है, हमारी कॉलेज टॉपर स्टूडेंट को प्लेसमेंट देती थी ना, क्या हुआ, इस बार टॉप नहीं किया था क्या? सनाया उसे कहती है, मैं हर बार टॉप ही करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं लटक कर पास होने वाली। फाइनल ईयर में भी टॉप ही किया था। न्यूयॉर्क में मुझे एक कंपनी अच्छी जॉब ऑफर क्यों रही थी, पर मुझे यही भारत में कुछ करना है। बहुत रह लिया मम्मी पापा से दूर, अब बाहर नहीं जाना मुझे। चैप्टर 38, हमारे बीच में कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिम्मी अपनी कार को सनाया के घर के सामने रोकता है। जिम्मी सनाया को बाय कहता है। सनाया जिम्मी को कहती है, तुम भी घर में चलो मेरे साथ, इतनी दूर आए हो, अंदर नहीं चलोगे? पिछली बार आए थे तब भी ऐसे ही चले गए थे तुम, चाय नाश्ता भी नहीं किया था तुमने। जिम्मी उसको कहता है, लेट हो रही है, मुझे जाना चाहिए, अब मुझे नहीं आ सकता अंदर, तुम जाओ। घर पर राहुल अकेला होगा बेबी बुआ और पिन्नी के साथ। वो राहुल वैसे ही लोगों से इरिटेट होता है, पता नहीं अब उसका घर में क्या हाल हो रहा होगा। सनाया उसे कहती है, नहीं आना तो साफ साफ माना कर दो, ऐसे बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? लेट हो रही है एंड ऑल। जिम्मी उसके पास आकर थोड़ी धीरे से कहता है, साफ साफ मना ही तो कर रहा हूँ मैं, और कैसे साफ साफ माना करूँ? जिम्मी को इतने पास देखकर सनाया को उसकी और जिम्मी की न्यूयॉर्क की नज़दीकियाँ याद आने लगती है। हालांकि उन दोनों ने कभी अपनी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे को समझते थे। जिम्मी सनाया से दूर जो जाते हैं। सनाया उसे कहती है, आज भाई मुझे कह रहे थे हमारे रिश्ते को एक मौका देने के लिए। जिम्मी उसे कहता है, तो तुमने क्या सोचा, क्या करोगी तुम, मानोगी अपने भाई की बात? सनाया उसे कहती है, हमारी बात हो चुकी है इस बारे में पहले ही, तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहती हूँ। जब तक तुम पहल नहीं करोगे हमरा कुछ नहीं होगा। जिम्मी उसे कहता है, मतलब हमारे बीच में कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों से तो तुम्हारे माँ बाप की अच्छाई की पट्टी हटने वाली है नहीं कभी। सनाया उसे पूछती है, तुम्हारी आंखों पर नहीं है तुम्हारे दादू की सच्चाई की पट्टी, उनकी हर बात को तुम सच नहीं मानते? जिम्मी उसे कहता है, नहीं हटेगा कभी, क्योंकि वो हमेशा सच कहते थे। सनाया उसे कहती हैं, चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चले तुम्हारे दादू ने पूरी जिंदगी तुम्हें और भाई को झूठ कहा हो मेरे पापा मम्मी के बारे में, तो तुम क्या करोगे? जिम्मी कुछ देर सोचकर उसको कहता है, तो मैं खुद चलकर तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊंगा तुम्हारे मम्मी पापा से, और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगा आपने हर बिहेव के लिए। और अगर तुम्हें पता चले मेरे दादू सही है, तुम्हारे मम्मी पापा गलत है, तो क्या करोगी तुम? सनाया उसे कहती है, मेरे मम्मी पापा गलत नहीं है, मुझे पता है, मेरी मम्मी बस कार चला रही थी, जो भी हुआ था उसमें गलती दोनों तरफ की थी। जिम्मी उसे कहता है, उस गलती की सज़ा मैं और मेरा दोस्त भुगत रहे हैं, हम दोनों हैं जिसने अपने पेरेंट्स को खोया उस हादसे में।
सारे सबूत तुम्हारी माँ के खिलाफ है, उनकी गलती छोटी हो या बड़ी हो, हम दोनों तो उसकी वजह से अनाथ हो गए ना। तुम बस कुछ साल अपने माँ बाप से दूर थी, अब तुम उनके बिना नहीं रह पा रही हो। मैंने और राहुल ने अपना पूरा जीवन अपने माँ बाप के बिना गुजारा है, आने वाला जीवन भी हमें उनके बिना ही गुजरना है। जब मम्मी पापा उस हादसे में चले गए थे तब दादू थे जिन्होंने हम दोनों को तब संभाला था। कैसे ना मानूं मैं दादू की हर बात। सनाया और कुछ भी नहीं कहती है और जिम्मी की कार से बाहर चली जाती है। जिम्मी भी अपने घर की तरफ चला जाता है। सनाया अपने घर आ जाती है। उसके सभी घर वाले इस वक्त घर पर ही थे, हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सनाया भी उन सभी को ज्वाइन कर लेती हैं। सुरभि जी उससे पूछती है, करवा लाए अपनी भाभी को शॉपिंग? सनाया उनको कहती है, हाँ आपको पता है मम्मी, जिस मॉल में हम गए थे वो मॉल भाई और जिम्मी का मॉल था। सारांश आकाश जी को कहता है, ये भाई तो बहुत ज़्यादा अमीर है, हम लोग क्यों नहीं हैं उनके जितने अमीर। वो अगर आपके बेटे हैं तो हमको भी उनकी तरह अमीर होना चाहिए था। आकाश जी उसे कहते हैं, मेहनत करके वो इस मुकाम पर पहुंचा है। सुना था मैंने, ये जो बिजनेस है उसको उसने और उसके दोस्त ने बिना किसी की मदद के शुरू किया था, अपने नाना से भी पैसे नहीं लिए थे उसने। सारांश उनको कहता है, पता नहीं हमारे दिन कब फिरेंगे, हम कब अमीर होंगे भाई की तरह। सुरभि जी उसको कहती है, तू भी मेहनत कर भाई की तरह, तेरे दिन भी फिर जाएंगे। तभी उनके घर को कोई नोक करता है। सनाया सारांश को कहती है, जा जाकर देख कौन आया है। सारांश अपनी जगह से उठकर कहता है, पता नहीं इस घर में सारे काम सभी मुझसे ही क्यों करवाते हैं, गेट खोलना, पानी भरना, हद है, छोटा होना भी अब गुनाह हो गया है। सारांश दरवाजा खोलता है। सामने एक डिलीवरी बॉय बहुत सारे बैग लेकर आया था। वो सारांश को पूछता है, सनाया आहूजा यही रहती है क्या? सारांश हाँ में जवाब देता है। डिलीवरी बॉय सारांश को वो सारे बैग देकर कहता है, ये सामान उनके लिए राहुल सर ने भेजा है। सारांश उसे ठीक है कहता है। वो डिलीवरी बॉय चला जाता है। सारांश सारा सामान हाल में लेकर आता है और सनाया के सामने रखते हुए उसे कहता है, लो आपके भाई ने भेजा है आपके लिए। सनाया एक एक बैग को खोलकर देखती है, उनमें बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस थी वेडिंग में पहनने के लिए। सारांश सनाया के पूछता है, आप जाओगे कल उनकी एंगेजमेंट में? सनाया उसे कहती है, हाँ मैं जाऊंगा ना, तू भी चलना मेरे साथ। सारांश उसे कहता है, आप ही जाना भाई की शादी में, इस घर में वो बस आपको ही पसंद करते हैं, पापा से कम लड़ाई करने के लिए तो बात कर लेते हैं, वो मुझसे तो कभी बात भी नहीं की उन्होंने, पता नहीं मैंने क्या बुरा किया है उनका। सनाया उन ड्रेस को देख रही थी। वो सारे बैग खोलती है, उनमें आधी ड्रेस मेल के लिए भी थी। सनाया सारांश को कहती है, देख मेरे भाई ने तेरे लिए भी कपड़े भिजवाए हैं। सारांश उन कपड़ों को देखता है। वो सारे ही कपड़े ब्रांडेड थे। सारांश को सारे कपड़े ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सारांश खुश होकर सनाया की कहता है, अब भाई हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही रहे हैं तो मैं भी चल लूँगा आपके साथ। सुरभि जी सारांश को कहती है, भाई को परेशान नहीं करना कुछ भी कहकर। सारांश उनको कहता है, मैं बस शादी का खाना खाकर आऊँगा और कुछ नहीं करूँगा। सनाया अपने मम्मी पापा को कहती है, आप दोनों भी चलना भाई की शादी में हमारे साथ। सुरभि जी उसको कहती है, तुम दोनों चले जाना, मुझे देखकर राहुल का मूड खराब हो जाएगा। आकाश जी भी कहते हूँ, हाँ तुम दोनों ही चले जाना। सनाया आकाश जी से पूछती है, आपका मन नहीं है अपने बेटे की शादी होते हुए देखना, उसको दूल्हा बनते देखना? आकाश जी उसको कहते हैं, देखना तो चाहता हूँ मैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि मैं उसकी शादी में आऊँ। मुझे खुशी है कि वो अब तुम दोनों से नफरत नहीं करता है। तुम दोनों चले जाना और उसकी शादी की फ़ोटो मुझे देखा देना। सनाया को बुरा लग रहा था अपने पापा के लिए। उसने बचपन में देखा था अपने पापा को राहुल की बचपन की फ़ोटो के सामने रोते हुए। उसे तब नहीं पता था राहुल कौन है, उसे बस इतना पता था कि जिस बच्चे की फ़ोटो उनके घर में लगी हुई है वो उसके पापा की पहली वाइफ के बच्चे की है, जिसको उनकी वाइफ की डेथ के बाद उनके नाना ने अपने पास रख लिया था। रात को डिनर के बाद राहुल और जिम्मी को संजीव जी अपने घर पर बुलाते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। हॉल में इस वक्त टीना के घर के सभी मेंबर मौजूद थे, राहुल और जिम्मी के साथ। वो सभी सोफे पर बैठे थे। राहुल संजीव जी से पूछता है, नानू आपने हमें इस वक्त क्यों बुलाया है, सब सही है ना? संजीव जी उसे कहते हैं, हाँ सब सही है, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तब तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जिम्मी उनको कहता है, जी दादू बताए क्या बात करनी है आपको हमसे? संजीव जी जिम्मी से पूछते हैं, सच सच बता, अब तेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है ना? जिम्मी को जिस बात का डर था वो ही हो रहा था, इसीलिए उसके इतने साल तक कभी टीना को भी आपने और सनाया के ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया था। उसको पता था अगर संजीव जी को पता चल गया कि वो सिंगल है तो वो ज़रूर उसको मिस्टी से शादी के लिए कहेंगे।
मिस्टी से तो वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते था। वो धीरे से ना में सर हिलाकर संजीव जी को माना कर देता है। संजीव जी उसको कहते हैं, तुम दोनों को पता है विनोद और मैं हमेशा से हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। 30 साल पहले ये हो नहीं सका, पर अब मैं चाहता हूँ ये हो जाए। मैं चाहता है जिम्मी टीना से शादी कर ले। उनकी बात सुनकर टीना और जिम्मी दोनों हैरान हो जाते हैं। मिस्टी ताली बजाने हुए संजीव जी को कहती है, वाह दादाजी, क्या फैसला लिया है आपने, मैं आपके साथ ही आपके फैसले में। थैंक यू, आप मुझे बीच में नहीं लेकर आए। उनकी बात सुनकर टीना संजीव जी को कहती है, दादाजी आप ये क्या कह रहे हो, आपको नहीं लगता आपको मुझसे पहले इस बात का डिस्कशन करना चाहिए, जिम्मी को रिश्ते के बारे में कहने से पहले। मुझे नहीं करनी है जिम्मी से शादी, हम दोनों दोस्त हैं और वैसे भी जिम्मी सनाया से प्यार करता है। मैं कैसे कर सकती हूँ इससे शादी। जिम्मी खुश हो जाता है। चलो, टीना ने उसे सामने से ही मना कर दिया उससे शादी के लिए। उसे इसे रिजेक्ट होके थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। संजीव जी टीना को कहता है, तू 3 साल पहले हो गया ना ब्रेकअप इसका, अब नहीं करता ये सनाया से प्यार। इसी ने कहा ना इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। संजीव जी राहुल को पूछते हैं, राहुल तू बता, मेरा ये फैसला सही नहीं है क्या टीना और जिम्मी की शादी करवाने का। राहुल एक नज़र टीना की तरफ देखता है जो उसको न में सर हिलाकर मना करने के लिए कहती है, फिर वो जिम्मी की तरफ देखता है, वो भी उसे न में सर हिलाकर उसको मना करने के लिए कहता है। राहुल कुछ सोचकर कहता है, नानू आपका फैसला सही है, मैं भी आपके फैसले में आपके साथ। मिस्टी राहुल को कहती है, एक्स जीजू पहली बार हम किसी बात में साथ है। जिम्मी राहुल को गुस्से में देखकर अपने मन में कहता है, साले तेरा जैसा कमीना दोस्त भगवान कभी किसी को न दे। मुझे लगा था तू रानी भाभी के साथ रहकर सुधर गया होगा। एक तरफ आज सनाया को कह रहा था मेरे और उसके रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, अब छोटे दादू की हाँ में हाँ मिला रहा है मेरे और टीना के लिए। घर चल तू बस एक बार। संजीव जी जिम्मी और टीना को कहते हैं, देखो तुम दोनों, अब तो राहुल भी मुझसे एग्री कर रहा है तुम दोनों की शादी के लिए। राहुल और रानी के साथ ही तुम दोनों भी शादी कर लो। टीना गोकुल जी को कहती है, पापा आप बता दो, आपके लिए और दादाजी के लिए बोझ हो गई हूँ तो मैं इतनी काबिल हूँ मैं कि अपनी जिम्मेदारी मैं अब उठा सकती हूँ। पहले आप सभी राहुल से मेरी शादी करवा रहे थे, राहुल ने मना कर दिया, तो अब आप मुझे जिम्मी के गले में बांधना चाहते हो। चैप्टर 39 उससे अच्छी लड़की तुझे सच में नहीं मिलेगी। गोकुल जी टीना को कहते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, दादाजी तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। टीना उनको कहती है, क्या भलाई के लिए सोच रहे हैं, मुझे नहीं करनी है जिम्मी से शादी। टीना जिम्मी से पूछती है, जिम्मी तुम करना चाहते हो मुझसे शादी। जिम्मी ना में सर हिलाता है। टीना संजीव जी को कहती है, दादाजी कर दिया ना, अब जिम्मी ने भी माना, अब प्लीज़ इस बात का जिक्र दोबारा नहीं करना। टीना उठकर अपने रूम में चली जाती है। मिस्टी भी बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चली जाती है। देखो इस जिम्मी ने भी दी को माना कर दिया, दी की किस्मत ही खराब है। कहा था इन दोनों से दोस्ती नहीं करो, अब भुगतो। संजीव जी जिम्मी से कहते हैं, क्यों नहीं करना चाहता तू टीना से शादी। जिम्मी उनको कुछ नहीं कहता, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या कहकर मना करे उनको। उसको आगे ही बुरा लग रहा था टीना के लिए, इनडायरेक्टली उसने भी टीना को मना ही कर दिया था। वो उठकर वहां से चला जाता है। संजीव जी राहुल को कहते हैं, तू समझा, उसको टीना से अच्छी लड़की उसको कहीं नहीं मिलेगी। राहुल उनको कहता है, मैं उसको समझने की कोशिश कर सकता हूँ, आखिरी फैसला तो टीना और जिम्मी का ही होगा। राहुल भी वहां से उठकर चला जाता है। जिम्मी जल्दी से अपने घर चला है। वो घर के बाहर खड़ा था, वो राहुल का इंतजार कर रहा था आने के लिए। जैसे ही राहुल घर के मेन गेट के अंदर आ जाता है, उसके मुंह पर एक जोरदार पांच आकर लगता है। वो सामने देखता है, उसको पंच मरने वाला कोई और नहीं जिम्मी था। राहुल उसको हैरानी से कहता है, अब क्या किया मैंने। जिम्मी उसको गुस्से में कहता है, वो सब अंदर क्या था, छोटे दादू को क्या कह रहा था तू, मैं आपके हर फैसले में साथ हूँ। तुझे नहीं लागत, तुझे मेरा साथ देना चाहिए था। राहुल अपने मुंह के हाथ लगकर कहता है, सही तो कह रहे थे छोटे नानू, सही फैसला था उनका, कर ले शादी टीना से, उससे अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी तुझे। जिम्मी उसे कहता है, टीना है अच्छी लड़की पर मैं सनाया से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। राहुल उसे कहता है, मैं भी चाहता हूँ तू सनाया से शादी कर ले, पर नहीं हो रहा ना, ये कैसे आएगी सनाया तेरी जिंदगी में। उसके साथ उसके माँ बाप फ्री में मिलेगी तुझे, पता है ना, अगर तू उनका दामाद बन जाएगा तो इनडायरेक्टली वो तेरे भी पेरेंट्स बन जाएंगे। तुझे चाहे वो दोनों तेरे सास ससुर के रूप में बनना चाहता है, तू उन दोनों का दामाद। जिम्मी कुछ नहीं कहता है। राहुल उससे कहता है, सनाया के लिए भी आसान नहीं होगा तेरे साथ रहना, वो उन दोनों पर अंधा विश्वास करती है, और तेरा तो पता ही है तुझे, तभी तो मैं छोटे नानू के फैसले में उनके साथ हूँ। एक बार टीना से बात करके देख।
तू भी अच्छा है, वो भी अच्छी है, उससे अच्छी लड़की तुझे सच में नहीं मिलेगी। जिम्मी उसे कहता है, चल मैं एक पल के लिए छोटे दादू और तेरी बात मान भी लूँ, पर टीना भी तो तुझसे प्यार करती है। वो क्यों करेगी मुझसे शादी? राहुल उसे कहता है, बचपन में ही नानू और छोटे नानू ने उस बेचारी के दिमाग में डाल रखा है ये सब। उसका बचपना है ये सब। उसको भी पता है मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया, तुझे भी पता है मैंने बस किया से प्यार किया है। अब उससे शादी कर रहा हूं मैं, तुझे ये भी पता है तेरा और सनाया का कोई फ्यूचर नहीं है। जिम्मी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे भी पता था राहुल की बात में सच्चाई थी, उसका और सनाया का सच में कोई फ्यूचर नहीं था। राहुल उसको कहता है, सोच आज पूरी रात सोच, तू कहे तो मैं टीना से भी बात कर सकता हूँ। जिम्मी उसे कहता है, मेरी जगह तू होता तो तू क्या करता? अपने प्यार को भूल कर लेता किसी और से शादी। राहुल उसे कहता है, नहीं करता, कभी नहीं करता, पर हम दोनों की सिचुएशन अलग है। राहुल रानी के घर चला जाता है। जिम्मी अपने घर चला जाता है। जिम्मी अपने रूम में चला जाता है। वो बेड पर लेट जाता है पर उसको नींद नहीं आ रही थी हमेशा की तरह। जिम्मी सान्या को फ़ोन करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती है। जिम्मी फिर से सनाया को फ़ोन करता है, इस बार सनाया उसका फ़ोन उठा लेती है। सनाया सो रही थी, वो उसे नींद में हेलो कहती है। जिम्मी उसको कहता है, शादी कर लेते हैं, शादी के बाद बस तुम अपने पेरेंट्स से रिलेशन रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा उनसे मिलने के लिए, पर तुम मुझे कभी नहीं कहोगी उनसे कोई भी रिलेशन रखने के लिए। सनाया उसे कहती है, जिम्मी मुझे नींद आ रही है। जिम्मी उसे कहता है, मुझे बात करनी है तुमसे, इम्पोर्टेंट है, आज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सनाया उसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती है, जिम्मी मैं ऐसे लड़के से ही शादी करूंगी जो मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जितनी इज्जत दे। तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं मैं, तुम्हें ये नहीं होगा तो भूल जाओ मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़िंदगी भर के लिए। आज़ाद करती हूं मैं तुम्हें हमारे किसी भी रिलेशन से। सनाया फ़ोन कट करके वापस सो जाती है। जिम्मी अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसे राहुल की कही बात याद आ रही थी, तेरा और सनाया का कोई फ्यूचर नहीं है, उससे अच्छी लड़की तुझे सच में नहीं मिलेगी। जिम्मी टीना को फ़ोन करता है। टीना फ़ोन उठाकर उसको हेलो कहती है। जिम्मी उसे कहता है, आज जो भी हुआ कुछ देर पहले उसके लिए सॉरी। टीना उसे कहती है, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, जो किया वो दादाजी ने किया था, तुम्हें इम्प्रेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं दादाजी भी पूरा पूरा दिन क्या क्या सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में बस एक बात है, अपनी पोतियों की शादी करके उनको विदा करना, यही उनकी लास्ट विश है। तुम टेंशन नहीं लो किसी भी बात के लिए, दादाजी फिर से हमारी शादी के लिए कहेंगे तो मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी। जिम्मी हिम्मत करके टीना को कहता है, शादी करोगी मुझसे? टीना जिम्मी को हैरानी से पूछती है, जिम्मी ड्रिंक करके फ़ोन कर रहे हो क्या मुझे, क्या कह रहे हो ये सब मुझे? जिम्मी उसे कहता है, मैं अपने पूरे होश में हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैं कभी ड्रिंक करता भी नहीं हूँ। मुझे तुम बचपन से जानती हो मैं कैसा हूँ, मैं भी तुम्हें बचपन से जानता आ रहा हूँ तुम कैसी हो। हमने अपने ज़िंदगी के 21 साल साथ बिताए हैं, आगे के भी साथ बिता सकते हैं अगर तुम चाहती हो तो। पहले दोस्त थे अब लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, अब बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टीना जिम्मी को कहती है, जिम्मी तुम्हें दादाजी की ऐसी किसी भी बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा उनको मना करके, पर हम उनकी कोई भी बेबुनियादी फैसले तो नहीं मान सकते ना। जिम्मी उसको कहता है, इस बार उनका फैसला सही है, मुझे कुछ भी बेबुनियादी नहीं लग रहा है। टीना उसे कहती है, जिम्मी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता है तुम सनाया से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो तुम। अभी तुम दोनों अलग हो, पर हो जाएगा तुम दोनों के बीच सब सही, अब तो राहुल और सनाया के बीच भी सब सही हो गया है। जिम्मी उसे कहता है, यहाँ बात मेरी और तुम्हारी हो रही है। सनाया मेरा पास थी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है। 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी को भी बुलाने के लिए। टीना उसे कहती है, पर तुम उसे भूल गए हो क्या? जिम्मी कुछ भी नहीं कहता है। टीना उसे कहती है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं करूंगी, ना ही मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी, इसीलिए मुझसे ऐसी बात दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जिम्मी उसे कहता है, तुम मुझे फ़ोन पर रिजेक्ट कर रही हो। टीना उसे कहती है, तुम मुझे मेरे मुंह पर रिजेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं कर सकती। जिम्मी उसे कहता है, हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला है, इसे फ़ोन पर नहीं करना चाहे हमको, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। छोटे दादू को कह देना उनका बरसों का सपना पूरा हो रहा है, मुझे जवई बनाने का। टीना उसे पूछती है, जिम्मी तुम पागल हो गया हो क्या, तुमने सच में ड्रिंक की है? रात के 11 बज रहे हैं। जिम्मी टीना को कहता है, दरवाज़ा खुला रखना, नहीं तो मैं खिड़की से आ जाऊंगा। जिम्मी फ़ोन कट कर देता है, फिर वो राहुल को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ
राहुल आशा निवास में था। वो रानी के साथ उसके रूम में था। दोनों बेड पर एक दूसरे को किस कर रहे थे। राहुल रानी के ऊपर था। तभी उसका फोन रिंग होता है, पर राहुल कॉल को इग्नोर करते हुए अपने किस को कंटिन्यू रखता है। 3 घंटे के बाद भी राहुल कॉल नहीं उठाता। उसे तो डे से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रानी राहुल के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसको खुद से दूर करती है। रानी उसे कहती है, राहुल कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, एक बार देख लीजिए। राहुल उसके होठों के एक छोटी सी किस करके उसे कहता है, तुमसे इंपॉर्टेंट इस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो भी होगा सुबह देख लूंगा मैं। राहुल फिर से रानी को किस करने ही वाला था, पर रानी उसके सीने पर हाथ रखकर उसको कहती है, एक बार देख लीजिए, रात के 11 बज रहे हैं, 4 बार कॉल कर चुका है, जो भी कोई है। राहुल रानी के ऊपर से उठ जाता है और साइड से अपने फ़ोन को देखता है, जिसमें जिम्मी का कॉल आ रहा था। राहुल कॉल को पिक करता है। जिम्मी उसको कॉल उठाते ही कहता है, भाभी के साथ रोमांस हो गया, या आज ही सुहागरात मनानी है तुझे। राहुल उसे कहता है, हाँ हो गया रोमांस, सुहागरात तू मानने देगा नहीं, बीच में ही कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अब बता क्यों फ़ोन किया है इतनी रात को। मैंने तुझे कहा था पूरी रात सोचना, तूने मेरी बात को सीरियस तो नहीं ले लिया ना। सो जा, कल बात करेंगे। जिम्मी उसे कहता है, नहीं मुझे अभी बात करनी है, मैं तैयार हूँ टीना से शादी के लिए, पर टीना तैयार नहीं है। मैं टीना के घर जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। जिम्मी फ़ोन कट कर देता है। राहुल रानी को कहता है, जाना पड़ेगा, तुम्हारे जेठ जी के रिश्ते के लिए बात करनी है। रानी उसे पूछती है, मतलब जगन सर कर रहे हैं टीना से शादी। राहुल उसके माथे पर किस करके उसको कहता है, आकर बताऊंगा, तुम सो जाना, बाय, लव यू। रानी उसे लव यू टू करती है और राहुल चला जाता है। चैप्टर 40 कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये। राहुल आशा निवास के बाहर आता है। जिम्मी पहले से ही घर के बाहर खड़ा था। राहुल उसे कुछ कहता उससे पहले ही जिम्मी उसे कहता है, तूने कहा था तू टीना से बात करेगा, मैंने उससे बात की, उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब तू मेरे साथ चल और उसको कन्विंस कर तेरी भाभी बनने के लिए। राहुल उसे कहता है, पर तूने ये फैसला। जिम्मी उसको बात पूरी होने से पहले ही उसे कहता है, तू मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मैंने ये फैसला क्यों लिया है, मुझे बस अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। राहुल उसे कहता है, ठीक है नहीं पूछूंगा, मैं तो खुश हूँ तेरे लिए, 3 साल से कह रहा हूँ मैं तो तुझे मूव ऑन करने के लिए। अच्छा ही है तेरे साथ सनाया भी मूव ऑन कर लेगी। जिम्मी टीना के घर की तरफ जाते हुए कहता है, वो मूव ऑन कर चुकी है, उस गुंडे से शादी कर रही थी ना वो तो मैं ही बेवकूफ़ था जो उसका इंतजार कर रहा था पिछले 3 साल से। राहुल उसके पीछे जाते हुए कहता है, इतनी क्या जल्दी हो रही है तुझे तेरे ससुराल जाने की, धीरे चल। मेरी शादी से पहले नहीं जाएंगे तेरे ससुराल वाले। 2 मिनट में ही वो दोनों टीना के घर के बाहर खड़े थे। जिम्मी टीना को फ़ोन करके उसको कहता है, वो आ गए हैं, आकर दरवाज़ा खोले। टीना उसे कहती है, जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। जिम्मी उसे कहती है, ठीक है, तुम दरवाज़ा नहीं खोलो, मैं बेल रिंग कर रहा हूँ, छोटे दादू आकर खोल देंगे दरवाज़ा अपने जवई के लिए। जिम्मी फ़ोन कट करके घर घंटी की बजने ही वाला था, उससे पहले ही टीना आकर दरवाज़ा खोल देती है। टीना उन दोनों को देखकर सच में हैरान हो जाती है। जिम्मी टीना को हाई करते हुए कहता है, हाई फ्यूचर वाइफ। टीना राहुल को कहती है, राहुल इसको समझाओ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये, पागल हो गया है ये दादाजी की बात सुनकर, क्या है ये फ्यूचर वाइफ। राहुल टीना को कहता है, भाभी घर के अंदर चलकर बात करते हैं, ऐसे रिश्ते की बात घर के बाहर थोड़ी ना करेंगे। राहुल और जिम्मी अंदर आने लगते हैं, पर टीना अपने दोनों हाथों को गेट के आगे करके उसको अंदर आने से रोक कर कहती है, कौन भाभी, मैं नहीं करने वाली जिम्मी से शादी। मिस्टी सही कहती थी, तुम दोनों से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। जिम्मी टीना को कहता है, तुम अपने दोस्तों को अपने घर आने से रोक रही हो, यही दोस्ती थी तुम्हारी। इतने साल की दोस्ती एक पल में भूल रही हो तुम। राहुल टीना को कहता है, तुम्हारे 2 मासूम से दोस्त तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, ये नहीं कि उसको अंदर लेकर जाओ और उनको ड्रिंक ऑफर करो, उसको अपने रूम में लेकर जाओ। टीना उसे कहती है, तुम दोनों कौन से मेरे दोस्त बनकर अंदर आ रहे हो, ये एक तो मुझे फ्यूचर वाइफ कह रहा है और तुम मुझे भाभी कह रहे हो, कौन सा दोस्त ऐसी बड़ी ही हरकत करता है। तुम दोनों के लक्षण मुझे बिल्कुल दोस्तों वाले नहीं लग रहे। जिम्मी कहता है, आगे से हटो हमारे, नहीं तो मैं छोटे दादू को आवाज लगता हूँ, तुम उनके जवई को अंदर आने से रोक रही हो। टीना उसे कहती है, जिसको आवाज लगानी है लगा लो, मैं नहीं हटने वाली। राहुल और जिम्मी दोनों टीना के हाथ पकड़ते हैं और उसको उठाकर उसके रूम में ले जाते हैं। टीना और मिस्टी एक ही रूम में रहते हैं तो मिस्टी भी वही थी, वो नहीं सो रही थी, वो अपना फ़ोन चला रही थी। मिस्टी उन दोनों को कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी दी का दिल दुखाकर, उसको रिजेक्ट करके चैन नहीं मिला तुम दोनों को।
राहुल टीना के रूम को अंदर से बंद करके मिस्टी को कहता है, मिस्टी जो भी बात है वो हम दोस्तों के बीच है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। आज जो तुमने हरकत की थी ना, शुक्र मनाओ मेरे साथ किया थी, नहीं तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाता। मिस्टी जिम्मी के पीछे छिपते हुए कहती है, हाँ तो मैं भी तुझसे डरती नहीं हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ मुझे डराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत है तो न्यूयॉर्क में आकर बात कर। राहुल उसे कहता है, जिम्मी के पीछे क्या चुप रही हो, अभी जीजू बना नहीं है ये तेरा। मिस्टी उसे कहती है, जीजू तो ये बनने भी नहीं वाला। राहुल उसे कुछ कहता उससे पहले ही जिम्मी उसे कहता है, तुझे मैं यहाँ मिस्टी से लड़ाई करने के लिए लेकर आया हूँ क्या? जिस काम के लिए आया है वो काम करना। टीना से बात कर। राहुल टीना को आराम से बेड पर बैठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जिम्मी से, क्यों नहीं करना चाहती उससे शादी? टीना उसे कहती है, वही प्रॉब्लम जो तुम्हें मुझसे थी, मैंने कभी उसे दोस्त की नज़र से ज़्यादा नहीं देखा, कैसे करूँ उससे शादी? राहुल उसे कहता है, गुड आंसर, बट मेरे की सज़ा इसे नहीं मिलनी चाहिए ना, इतने प्यार से ये तुम्हें शादी के लिए कह रहा है, मान जाओ, दोस्त समझकर मान जाओ, अपने दोस्त को मना करोगी तुम? टीना कहती है कि मैं क्यों मना नहीं कर सकती अपने दोस्त को, जब तुम मुझे मना कर सकते हो तो मैं मना क्यों नहीं कर सकती? राहुल उससे कहता है, मैं तो हूँ ही बहुत ज़्यादा बुरा इंसान, जीवन में कब मैंने कोई भी अच्छा काम किया है, पर तुम दोनों तो अच्छे हो। हमारा इसका नाम थोड़ा ओल्ड फैशन है, ये मुझे थोड़ा बहुत इरिटेट भी करता है, पर तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहेगा, इस बात की गारंटी तुम्हें मैं देता हूँ। कर लो शादी इसके साथ। मिस्टी टीना को कहती है, दी बिल्कुल इस राहुल की बात नहीं मानना, आपकी दोस्ती की तो कभी कदर की नहीं इसने, अब अपने दोस्त की आपके साथ सेटिंग करवाना चाहता है ये। राहुल जिम्मी को कहता है, जिम्मी तेरी साली को रूम के बाहर निकल, डिस्टर्ब कर रही है ये मुझे और भाभी को। जिम्मी भी मिस्टी को कहता है, मिस्टी बाहर जाओ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मिस्टी उन दोनों को कहती है, ये मेरा घर और मेरा रूम है, मैं क्यों बाहर जाऊँ? तुम दोनों मुझे बाहर निकल कर मेरी दी को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। राहुल उठकर मिस्टी के पास आने लगता है, मिस्टी उससे दूर होते हुए उसे कहती है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, पर मैं बाहर भी नहीं जाऊँगी। टीना राहुल और जिम्मी को कहती है, क्यों कर रहे हो तुम दोनों ऐसा, रात ज़्यादा हो गई है, नींद आ रही है, सोना है मुझे। राहुल उसे कहता है, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, हम चले जाएंगे। टीना उसे कहती है, तुम्हें सोना नहीं है, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, जाओ, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। राहुल उसे कहता है, किया को सुला कर आया हूँ मैं, तुम्हें कन्विंशन किए बिना मैं नहीं जाऊँगा, नहीं क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इस जिम्मी के सामने? मान जाओ, कर लो इससे शादी। टीना उसे कहती है, राहुल मैं यहाँ न्यूयॉर्क से इतनी दूर तुम्हारी शादी अटेंड करने आई हूँ, ना कि अपनी शादी करने। राहुल उसे कहता है, शादी किसी न किसी से तो करनी है ही, इस जिम्मी से ही कर लो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, रिच है, गुड लुकिंग है, केयरिंग है, तुम दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तुम बताओ इससे अच्छा लड़का तुम्हें कभी भी मिलेगा क्या? टीना जिम्मी की तरफ देखती है, वो राहुल की बातों से इन्फ्लुएंस होने लगी थी, वो राहुल को कहती है, पर जिम्मी तो सनाया से प्यार करता है, मैं कैसे कर सकती हूँ? राहुल उसे कहता है, सनाया और इसके बीच में अब कुछ भी नहीं है, ये दोनों नहीं आने वाले अब साथ। सनाया पास थी, तुम फ्यूचर हो। टीना जिम्मी से पूछती है, तुम्हें क्यों करनी है मुझसे शादी? 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपनी जीवन की दिशा ही बदल दी? सनाया से लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी? जिम्मी उसके पास बैठकर उसे कहता है, राहुल ने समझाया मुझे तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी, छोटे दादू भी ये ही चाहते हैं। रही बात मेरी और सनाया की, तो 3 साल हो गए हैं हम दोनों का ब्रेकअप हुए, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। टीना उसे कहती है, क्यों हुआ था तुम दोनों का ब्रेकअप? न्यूयॉर्क में तो सब सही था, भारत में आते ही ऐसा क्या हो गया? और इसी के साथ हमारा चैप्टर 40 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगला पार्ट में इसी चैनल पर, और ये स्टोरी कैसी है कमेंट करके बताएं और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।